लेक्चर नंबर 0। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा बोर्ड क्लास में फिजिक्स। मेरा नाम विवेक कापड़िया है और 1992 से यहाँ पे कोटा में फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो आज से सत्यार्थ में हमारी बोर्ड क्लासेस शुरू हो गई। सभी का सुदृढ़ बोर्ड प्रोग्राम में स्वागत है। इसमें हमें पूरी बात पता होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। उसके बाद हम काम चालू करेंगे तो काम अच्छे से हो पाएगा। क्या हमारा टारगेट है वो क्लियर होना चाहिए। पहले तो तुमसे मैं इनपुट ले लूं। तुम लोग जो बैठे हो मैक्सिमम लीडर फेस से हो और शायद परसेंटाइल टारगेट, कुछ बच्चों का टारगेट है परसेंटाइल, कुछ बच्चों का टारगेट है रैंक जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। जो अभी तक पैटर्न चल रहा है, लेटेस्ट अपडेट ये है पैटर्न में। आज ही खबर आई हिंदुस्तान टाइम्स में, आज के अखबार में, कि उन्होंने प्रपोजल भेजा है कि 75% कर दें और 20% है जो मिनिमम, जो कम हो, उसको क्राइटेरिया बनाए। और अभी प्रपोजल है, जब तक मतलब इसी महीने के आखिर तक एक और मीटिंग होनी है, फैसला होना है कि ये माना जाएगा नहीं माना जाएगा। ऐसा कुछ हो जाता है तो ठीक है, हमारा जो टारगेट है वो इजीली अचीवेबल हो जाएगा। और जेईई मेन में जो क्राइटेरिया है वो तो वही है 60-40, यानी उसके लिए कोई प्रपोजल नहीं है। ये एडवांस के लिए है कि एडवांस सारे बच्चे दे पाए। तो लेटेस्ट अपडेट है, तो देखते हैं क्या होता है। पर मैं मान के चल रहा हूँ अगर हम कुछ तैयार कर रहे हैं, या तो तैयार कर रहे हैं, और अगर कुछ तैयार कर रहे हैं तो टारगेट तो 100% ही होना चाहिए। तो सवाल होता है क्या 100% पॉसिबल है? जवाब है हाँ। तो फिर आते क्यों नहीं लोगोगे? तो जो भी सिचुएशनल सर्कमस्टांसेस रहते हैं उसकी वजह से 100% अचीवमेंट नहीं हो पाता, हालांकि 100% पॉसिबल। तो वो जो आइडियल प्रोग्राम है वो क्या होना चाहिए कि जिससे हमारा एक भी नंबर नहीं कटे, सारे नंबर मिल जाए। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? तो पढ़ने का तरीका डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। एग्जामिनेशन के नेचर पर उसकी तैयारी का तरीका बदल जाना है। तो सबसे पहले तो तुम्हें समझना है कि तुम्हारा जो एग्जाम है उसका नेचर क्या है। तुम्हारा जो एग्जाम है, जो तुम कंपटीशन प्रिपेयर कर रहे हो उसका नेचर डिफरेंट है, और जो बोर्ड प्रिपेयर करोगे उसका नेचर डिफरेंट है। तो नेचर में डिफरेंस क्या है वो तुम्हें समझना है। जो तुम कंपटीशन प्रिपेयर करते हो तो उसमें तुम्हें सिर्फ ऑब्जेक्टिव पैटर्न मिलता है और तुमको सिर्फ A, B, C, D में से कोई ऑप्शन चूज करना होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आंसर तुमने कैसे निकाला, कौन से कंसेप्ट से निकाला। मान लो वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन है, तुमने न्यूटन लॉ लगाकर आंसर निकाल दिया तो भी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन है और तुमने वर्क एनर्जी पावर का कंसेप्ट लगाकर आंसर निकाल दिया तो कोई ये पूछने वाला नहीं है कि तुम्हारा जो आंसर आया ABCD वो आया कैसे। तो ये एग्जामिनेशन का पैटर्न। फिजिक्स में क्वांटिटीज की बात करें तो यूनिट्स तुमने लिखी है नहीं लिखी है डजंट मैटर, क्योंकि तुम्हें तो खाली ABCD ढूंढना है उसमें से। तो यूनिट मैटर नहीं करती कि तुम्हें आती है यूनिट बनाना आता है, यूनिट लिखना आता है नहीं आता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये नेचर ऑफ एग्जामिनेशन। तो उसकी तैयारी अलग तरह से होती है, उसमें चलती हैं शॉर्ट ट्रिक्स। तो शॉर्ट ट्रिक्स में अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी है तो ठीक है, ABCD सही करके हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। पर ये वाला जो एग्जाम है बोर्ड एग्जाम, इसका नेचर थोड़ा सा डिफरेंट है।
इसमें पैटर्न सब्जेक्टिव है। अब वो भी, उसमें भी थोड़ा डिफरेंस है, जैसे अलग अलग बोर्ड में वेरिएशन आ जाता है। फॉर एग्जांपल बिहार बोर्ड, कितने बच्चे बिहार बोर्ड के एग्जाम में, इस साल से फिर पैटर्न चेंज हो रहा है बिहार बोर्ड में। लेटेस्ट अपडेट ये है कि 40% ऑब्जेक्टिव आएगा और 60% सब्जेक्टिव आएगा। ये सारे अपडेट, बोर्ड से रिलेटेड अपडेट अगर तुम्हें कहीं मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? तुम्हें सप्ताह में एक चक्कर फिजिक्स लैब का जरूर लगाना चाहिए जो साफल्य बेसमेंट में। तो साफल्य बेसमेंट में अगर तुम फिजिक्स लैब का चक्कर लगाओगे तो ये सारे अपडेट बोर्ड से रिलेटेड तुम्हें वहाँ पे मिलते रहेंगे नोटिस बोर्ड पे। तो बिहार बोर्ड में जो 40% हो गया ऑब्जेक्टिव, तो चलो ठीक है, वो फैमिलियर पैटर्न है, पूरे साल तुम उसी की तैयारी कर लो, 2 साल से ऑब्जेक्टिव पैटर्न की तैयारी कर रहे हो। अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है तो आराम से हो जाएगा। इधर इसको भी आ सकते हैं आप, बिल्कुल जरा किसी के लिए जगह रोक के रखिए क्या? तो अलग अलग बोर्ड में जो अलग अलग पैटर्न है, उसमें हम यहाँ पर जो तैयारी करेंगे वो तैयारी करेंगे सब्जेक्टिव पैटर्न। तो सब्जेक्टिव पैटर्न बेसिकली हम तो तैयार कंसेप्ट तैयार करेंगे। कंसेप्ट कॉमन होते हैं। कंसेप्ट अगर तुम्हारे ओके हैं तो चाहे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पर पूछा जाए या सब्जेक्टिव पैटर्न पर पूछा जाए, इट डजंट मैटर, तुम सभी सवालों का जवाब दे सकते हो। कंसेप्ट या जिनको हम बोले फंडामेंटल्स, तो उसकी तैयारी भी इस क्लास में हम करेंगे। तो सब्जेक्टिव पैटर्न की प्रैक्टिस करेंगे और फंडामेंटल्स तैयार करेंगे इस क्लास में। ये हो तो कैसे होगा, तैयारी कैसे करनी, एक बार देखो नेचर ऑफ एग्जामिनेशन में डिफरेंस क्या है वो समझो। अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो कंपटीशन, तो क्या उसमें सारे सवाल करना जरूरी होता है कि पेपर में हम एक एक सवाल हल करके आए? इज इट नेसेसरी कि तभी अच्छी रैंक आएगी या तभी सिलेक्शन होगा? मैं समझता हूँ बात उल्टी है। जो सारे करके आता है वो नेगेटिव मार्किंग का शिकार हो जाता है और उसके नंबर ज्यादा आने के बजाय कम आते हैं। तो सारे सवाल नहीं करने कंपटीशन में। तो कंपटीशन में अगर तुमने सिर्फ इतना कर लिया कि जो किया वो सही किया, तो मैं समझता हूँ ये जो प्रैक्टिस कर रहे हो तुम, 1 साल 2 साल यहाँ पे प्रैक्टिस करते हो कोचिंग पर, तो अगर तुम इस पैटर्न को पकड़ लो कि जो किया वो सही किया, तो इसमें तुम्हारी रैंक काफी आगे आ जाती और सिलेक्शन के पूरे चांसेस बन जाते। अगर जो नेगेटिव है वो खत्म हो जाए, सिर्फ इतना सा हो जाए। तो उसमें नेचर ये है कि सारा सही करना जरूरी नहीं, और सारा सही करने की कोशिश करेंगे तो उल्टा इफेक्ट आएगा, नंबर बढ़ने की बजाय कम हो जाएंगे, क्योंकि सारा सही कर नहीं सकते, पॉसिबल नहीं। पर जो बोर्ड है उसमें नेचर ऑफ एग्जामिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। जितना ज्यादा अटेम्प्ट करोगे उतने ज्यादा नंबर। इसमें अगर तुम सारा करते हो तो बेटर है। तो ये डिफरेंस आएगा। इस डिफरेंस के हिसाब से तैयारी में भी अंतर आएगा। इसमें तुम कोई सेलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते हो बोर्ड में कि तुम सोचो ये चैप्टर छोड़ दिया या ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर अनइम्पॉर्टेंट है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर जो कंपटीशन है उसमें मान लो तुम्हारा कुछ पोर्शन कमजोर है तो भी काम चल जाएगा। एक तो क्या होता है उसमें श्योरिटी नहीं होती कि हर पोर्शन से कितने नंबर का आएगा, ऐसा कोई श्योर नहीं है। किसी भी पार्ट से ज्यादा आ सकता है, किसी पार्ट से कम आ सकता है। बोर्ड में श्योरिटी है कि किस पार्ट से कितने मार्क्स का आएगा, उतने मार्क्स का आना ही आना है। तो एक तो वो तुम्हें पता होना चाहिए जिसको हम ब्लूप्रिंट कह सकते हैं कि किस चैप्टर का वेटेज कितना है।
किस बोर्ड में, तो ये क्लियरिटी होनी चाहिए। उधर से बैठो, कॉलेज चलो। बैठ जाओ, जल्दी से बैठ, आराम। इधर आगे आ लो, स्टूल है तुम्हारे लिए। वहां से लगा लो, बेंच और आगे वेट करो। तुम एक जने को और अकोमोडेट कर सकते हो, उसको मत हिलाना। वेटेज क्या है? मेनली 12th क्लास में बात करें, दो बोर्ड को छोड़ रहे हैं, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड। कोई है यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड? यूपी बोर्ड और महाराष्ट्र बोर्ड में क्या डिफरेंस है कि इसमें 11th का भी कुछ पोर्शन आता है, मतलब यूपी बोर्ड में तो पूरा ही आता है, महाराष्ट्र बोर्ड में कुछ हिस्सा 11th से आता है, ये डिफरेंस। तुम और इधर आ जाओ, इधर मुंह करके बैठो। तो यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड में क्या 11th का पोर्शन भी है, तो वो यहाँ पर तैयार नहीं हो पाएगा, वो तुम्हें इंडिविजुअली अपने लेवल से तैयार करना है। उसके लिए तुम काउंटर से मदद ले सकते हो टीचर्स की। पीछे चले जाओ, तो यहाँ बैठे ना, पीछे चले जाओ, जैसे और जो बच्चे आएंगे इधर अकोमोडेट हो जाएंगे। तो जो बाकी बोर्ड है, मेनली सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होंगे। सीबीएसई बोर्ड को हम बेस बना के चलेंगे। तुम ये मान के चलो सीबीएसई का जो सिलेबस है सारे बोर्ड में कॉमन है, मतलब उतना तो है ही हर बोर्ड में। तो सीबीएसई बोर्ड का जितना सिलेबस है वो तो हर बच्चे को करना ही करना है, और वो इसलिए भी करना है क्योंकि जेईई मेन का जो सिलेबस है वो एग्जैक्टली सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के इक्वल है, इक्विवेलेंट है, बराबर है। तो जेईई मेन का सिलेबस एग्जैक्टली वही है जो सीबीएसई का सिलेबस है, तो वो तो हर बच्चे को करना ही करना है। तो यहाँ अब अगर उसका एमपी बोर्ड है या छत्तीसगढ़ बोर्ड है, तो ऐसे सिचुएशन में कुछ एडिशनल टॉपिक और जुड़ जाते हैं। एमपी बोर्ड में और छत्तीसगढ़ बोर्ड में जो सीबीएसई का पुराना सिलेबस था वो आता है, तो उसमें कुछ एडिशनल टॉपिक है, तो उसके लिए अलग से हम क्लास लगा देंगे लास्ट में एक सप्ताह। किसके लिए? पूरे सिलेबस के लिए नहीं, सिर्फ एडिशनल टॉपिक। बाकी सब बोर्ड सेम है, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, सारा सिलेबस पैटर्न राजस्थान बोर्ड एग्जैक्टली किसके बराबर है? सीबीएसई बोर्ड के। तो इस तरह से तुमको तैयारी करनी है। तो अभी मैं वेटेज लिखा रहा हूँ और बेस हम सीबीएसई को बनाकर चलेंगे, बाकी बोर्ड में जो डिफरेंस है वो अलग से तुम्हें बता देंगे। एक और एक्सरसाइज तुमको करनी है, वो एक्सरसाइज क्या करनी है वो बता दो। तुम्हें से कितने लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं या हाइप मैसेंजर यूज कर रहे हैं? तो जितने भी लोग व्हाट्सएप या हाइप मैसेंजर यूज कर रहे हैं, वो एक रिक्वेस्ट भेजना अपने जो आई कार्ड है उसकी फोटोकॉपी सॉरी आई कार्ड की फोटो, फोन से फोटो खींचना आई कार्ड की और इस नंबर पर भेज देना।
इसको नोट कर लो, मेरा फोन नंबर है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, तुम्हारा एक ग्रुप बना दूंगा और जो भी अपडेट्स होंगे वो इस ग्रुप में मैं भेज दूंगा। बाकी बच्चे जो यूज नहीं कर रहे हैं उनके लिए हार्ड कॉपी नोटिस बोर्ड पे लगाएंगे, तो नोटिस बोर्ड से वो देख सकते हैं जो भी अपडेट्स हैं। जो यहाँ पे कोर्स चलेगा इसमें क्या होगा, कुछ प्रैक्टिस मटेरियल भी होगा। मैक्सिमम तो क्या करना है, तुम्हारा रजिस्टर जो कुछ भी है रजिस्टर में जो लिखा है बस वही तैयार करना है। रजिस्टर में कई जगह रेफरेंस आएगा एनसीईआरटी का, तो रजिस्टर में जहां एनसीईआरटी का रेफरेंस है वो एनसीईआरटी से तैयार करना है। बेस बुक इज एनसीईआरटी, तो पूछोगे कौन सी किताब, एनसीईआरटी। फिर जो अलग अलग बोर्ड है, मान लो यूपी बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है, तो ऐसे सिचुएशन में उनको अपने बोर्ड की बुक भी रेफर करनी पड़ेगी अलोंग विद एनसीईआरटी। सीबीएसई वालों को, आरबीएसई वालों को, बिहार बोर्ड वालों को सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, क्योंकि सारा पेपर बनना है एनसीईआरटी से, उससे बाहर कुछ नहीं आता है। और तुम बोलो कि रिफ्रेशर कौन सी ले लें, प्रदीप ले लें, एबीसी ले लें, कुछ भी ले लें, कोई रिफ्रेशर रिक्वायर्ड नहीं। एनसीईआरटी, तुम्हारा रजिस्टर, एलन के टेस्ट पेपर, जो भी टेस्ट यहाँ पे होंगे तुम्हारे, बस ये तीन चीजें चाहिए, इससे हमारी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो हमें नक्शा पता होना चाहिए। अगर बिना नक्शे के बिल्डिंग बना दी बाद में बहुत परेशानी आती है, कोई दीवार कहीं से हटानी है, कहीं बनानी है, तो ऐसी परेशानी ना आए इसके लिए आज की क्लास जो 0 लेक्चर है इसमें पूरा नक्शा बना लेते हैं, जो काम हम करने जा रहे हैं उसका ब्लूप्रिंट क्या रहेगा, कैसे वो चलेगा। तो यूँ समझो कि हमें जो प्रिपेयर करना है 12th का पोर्शन, उसमें 3 हिस्से आते हैं। पहला हिस्सा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा जाएगा वो तुम्हारी कॉपी में होना चाहिए। लिखने का तरीका ये होगा कि जैसे मैं लिखता हूँ तुम्हें भी साथ साथ में लिखना है, इंतजार नहीं करना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं बोर्ड भर दूंगा, हट जाऊंगा, फिर बोलूंगा आप कॉपी कर लो, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें साथ में लिखना है, तुम्हें वही पैटर्न फॉलो करना है जो तुम्हें आगे मिलने वाला है। नहीं तो वहां जाओगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, वहां पे टीचर बोलेंगे अच्छा कहाँ पढ़ते थे, किस टीचर ने सिखाया, क्योंकि वहां पर तुम्हें लिखने का कोई टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिलता। अगर तुम लिख पाए लेक्चरर के साथ साथ तो ठीक है, नहीं लिख पाए छूट जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में तुम्हें अपनी प्रैक्टिस वैसे ही बनानी है जैसे तुम्हें आगे मिलने वाला है पैटर्न, बिल्कुल साथ साथ में लिखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वेटेज 31 मार्क्स, जो थ्योरी है 75 नंबर 70 नंबर की, तो आरबीएसई में 75 नंबर की, एमपी बोर्ड में 70 नंबर की, बिहार बोर्ड में, बाकी सब में 70 नंबर है, बस एमपी बोर्ड में 75 है। आरबीएसई में बात करें तो आरबीएसई में 56 मार्क्स, 40 मार्क्स सेशनल के होते हैं, तो आरबीएसई में 56 मार्क्स। तो उसमें आरबीएसई में क्या होगा, वेटेज अकॉर्डिंगली उसी रेशियो में कम हो जाता है। जैसे इसमें चैप्टर जो 8 नंबर का होता है आरबीएसई में 6 नंबर का होता है, इस तरह से होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 31 नंबर में 4 यूनिट है, एक होता है यूनिट, एक होता है चैप्टर। एनसीईआरटी में क्या है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बोलूंगा यूनिट, अब इस यूनिट में 2 चैप्टर है, चार्ज एंड फोर्स है, फिर पोटेंशियल का अलग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो मैं यूनिट बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरी यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी, दोनों मिलाकर कंबाइंड वेटेज। इस साल से वेटेज चेंज कर दिया, इस तरह से कर दिया कि 2-2 यूनिट का वेटेज कंबाइंड कर दिया। 2015 के एग्जाम से 2014 तक कुछ और था, 2015 में एक तो कुछ टॉपिक कट गए, जैसे क्वांटिग्राम जनरेटर और सिलेबस में नहीं है, ह्यूमन आई एंड आई डिफेक्ट सिलेबस में नहीं है, ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर सिलेबस में नहीं है। तो कुछ चीजें कम हो गई, बड़ा कुछ नहीं है, कम हुआ है, कम आसान हुआ है, पर वेटेज कंबाइन कर दिया गया। तो वेटेज कंबाइन कर दिया तो ये दोनों यूनिट मिलाकर कंबाइंड वेटेज है। पहले 8-7 नंबर हुआ करते थे, अभी है 15 मार्क्स। तो तुम अप्रोक्सीमेटली इसका मान सकते हो 8 मार्क्स, इसका मान सकते हो 7 मार्क्स। तीसरी यूनिट इसके अंदर है
शॉर्ट में हम लिखेंगे, इसमें 2 यूनिट आ जाती है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो मैं एमईसी से दिखा रहा हूँ, मतलब 2 चैप्टर आ जाते हैं इस यूनिट में। उसके बाद है ईएमआई एंड एसी, कंबाइंड वेटेज मिलाकर 16 मार्क्स, इंडिविजुअली 8 और 8। अब तुम्हें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखना है, जो फॉलो कर रहे हैं ओके है, जो नहीं फॉलो कर रहे हैं उनको अब ये सीखना है, समझना है कि एक तो मैंने ऐसे लिखा, पूरा पूरा लिखा, दूसरा मैंने क्या लिखा, शॉर्ट फॉर्म। तो अंतर क्या है उसमें, समझ में इसमें भी पूरा आ रहा है, EMI पूरा समझ में आ रहा है, तुम समझ रहे हो कि इसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, समझ में पूरा आ रहा है, पर लिखना कम पड़ा, जगह कम भरी, पढ़ना भी कम पड़ा। अगर पूरा लिखते तो पढ़ते हैं आंख से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। अब हमारा जो शरीर है उसकी जो लिमिटेशंस है उसको समझो। हमारे दिमाग की कोई लिमिटेशन नहीं है समझने में, उसकी स्पीड इतनी फास्ट है कि हम बहुत तेज स्पीड, मतलब इंस्टेंटेनियसली ऑलमोस्ट तुरंत समझ सकते हैं चीजों। पर आपके पढ़ने की स्पीड लिमिटेड है, हाथ के लिखने की स्पीड लिमिटेड है। प्रैक्टिस करके बढ़ा सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, पर लिमिटेड। ये नहीं कि इंडेफिनिटली तुम पढ़ा पाओ। जैसे अभी आज से तुम स्पीड को बढ़ाना चाहते हो, पढ़ने की स्पीड, उसमें क्या फायदा होगा, रिवीजन फास्ट हो जाएगा। तो तरीका क्या है, अभी जब तुम पढ़ते हो तो एक लाइन को पढ़ने में यहाँ फोकस किया, फिर यहाँ फोकस किया, 2 आई फिक्सेशन रखते हैं। 2 आई फिक्सेशन लगेंगे तो क्या होगा, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। एक लाइन को पढ़ने में 2 आई फिक्सेशन लगेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। पर अगर तुमने प्रैक्टिस की और सिंगल आई फिक्सेशन में पूरी लाइन पढ़ ली तो टाइम कम लगेगा। ये डिफरेंस है, सिंगल आई फिक्सेशन में पूरी लाइन पढ़ लोगे तो टाइम कम लगेगा, 2 आई फिक्सेशन में ज्यादा टाइम लगेगा। प्रैक्टिस करके तुम इतना बढ़ा सकते हो, पर उससे ज्यादा तो नहीं बढ़ा सकते। ऐसा तो नहीं कर सकते कि एक बार देखा और पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, नॉट पॉसिबल। यानी वो लिमिटेड है, पढ़ने की कैपेसिटी हमारी लिमिटेड है। लिखने की कैपेसिटी, चलो तुमने अच्छी प्रैक्टिस की, तुम जो है बहुत फास्ट लिख पा रहे हो, पर क्या अनलिमिटेड स्पीड हो सकती है? कितना भी बढ़ा सकते हो, कितना भी, एक लिमिटेड अमाउंट में बढ़ा प्रैक्टिस के बाद। पर जो समझने की स्पीड है वो अनलिमिटेड। तो इसको हार्नेस कैसे करना है, इसको यूटिलाइज कैसे करना है, इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, ऐसे समझो। लिखेंगे थोड़ा तो पढ़ेंगे भी थोड़ा, यानी जहां पर 2 रजिस्टर भरते होंगे वहां पर 1.5 ही रजिस्टर भरेगा। अगर इस कंसेप्ट को हमने सारे नोट्स में लगा दिया, इंप्लीमेंट कर दिया, शॉर्ट फॉर्म्स, तो लिखना कम पड़ेगा, काम जल्दी हो जाएगा। रिवाइज करते वक्त पढ़ना भी कम पड़ेगा, रिवीजन फास्ट हो जाएगा, पर समझ में उतना ही आएगा। समझ में उतना आएगा तो एफिशिएंसी बढ़ गई। इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझो। जब तुम कंपटीशन तैयार नहीं कर रहे थे तब क्या कर रहे थे, स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल की पढ़ाई में कभी तुम्हें कोई डेफिशिएंसी महसूस हुई कि बहुत बर्डन आ गया, प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया? बड़े आराम की पढ़ाई थी। कारण क्या था, तुम्हारी एफिशिएंसी पहले बहुत ज्यादा थी, तो कुछ गड़बड़ भी हो जाती थी तो भी काम चल जाता था, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट थी बहुत कम थी। जैसे मान लो मेरे को कंप्यूटर पे काम करना है, और कंप्यूटर पे मेरा जो काम है कोई बहुत स्पेसिफिक जॉब नहीं है, मेरे को क्या करना है, सिर्फ कुछ टाइपिंग वर्क करना है, पेपर्स बनाने। वर्ड में हो जाता है बड़े आराम से काम, एमएस वर्ड में इसमें काम कर सकता हूँ, और उसके लिए मुझे कोई हाई फाई कॉन्फ़िगरेशन वाला कंप्यूटर रिक्वायर्ड नहीं है। कोई भी ऑर्डिनरी कंप्यूटर मान लो P5 है या सेलेरॉन है, तो भी काम चल रहा है बड़े आराम से, उसमें हाई स्पीड पे काम हो रहा है। तो मेरा काम अच्छे से चल रहा है, जैसे तुम्हारा काम अच्छे से चल रहा था कब तक, जब स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे। पर जैसे ही मान लो एक्स्ट्रा लोड आया, मुझे क्या करना है, वीडियो फाइल्स को एडिट करना है, ग्राफिक्स अच्छे चाहिए, रैम ज्यादा चाहिए, तो अब वो जो मेरा पुराना कंप्यूटर है वो पर्पस सर्व नहीं कर पाएगा।
मुझे एफिशिएंसी ज्यादा चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। कोर i3 पे जाऊंगा या कोर i7 पे जाऊंगा, रैम बढ़ाएंगे, ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे। सिमिलरली जब तुम कंपटीशन की तैयारी करने के लिए सोच रहे हो, जो एक्स्ट्रा लोड आया है उसके हिसाब से तुम्हें अपने सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा। अब तक कैसे लिखते थे डजंट मैटर, अब तक कैसे पढ़ते थे डजंट मैटर, पर अब जो है तुम्हें अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, छोटी छोटी बातें उनका ध्यान रखो, अपनी कैपेसिटीज को पहचानो और उसके हिसाब से अपनी एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट करो। तो एक तरीका नहीं बता रहा, और भी कई तरीके बताऊंगा कोर्स जैसे जैसे चलेगा। तो पहला तरीका तो ये कि हमें क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म्स, मैक्सिमम शॉर्ट फॉर्म्स यूज करेंगे नोट्स में। तो उससे एफिशिएंसी कैसे बढ़ जाएगी, टाइम बच जाएगा हमारे पास, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। आज तो टाइम लगेगा पहली बार समझने में, पर इसकी वजह से आगे बहुत सारा टाइम बच जाएगा। तो हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 4 यूनिट जिसका वेटेज 31 मार्क्स। अब इसमें एक लिंकिंग चैप्टर आता है बीच में, उसका नाम है EMW। इसका वेटेज अभी तक 3 नंबर हुआ करता था, और अब इसको कंबाइन कर दिया गया ऑप्टिक्स के साथ। EMW मतलब बस यही कंसेप्ट। तो हमने कम लिखा, कम पढ़ा, ज्यादा समझा, तो इसको कंबाइन कर दिया गया ऑप्टिक्स के साथ। तो सेकेंड पार्ट जो है मेजर वो ऑप्टिक्स से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ऑप्टिक्स से लिंक करने वाला चैप्टर है EMW। ऑप्टिक्स में फिर 2 चैप्टर्स हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। इसमें वेव फिनोमेना पढ़ते हैं, इसमें लेंस, मिरर, प्रिज्म और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो पढ़ते हैं। इन दोनों का जो कंबाइंड वेटेज है वो है 17, इसमें अप्रोक्सीमेटली 14, पर अब जो है मिलाकर है 17 मार्क्स, और वेटेज उसका हो गया 31, इसका हो गया 17। तो बाकी कितने बचे 70 में से, 22 नंबर, 22 मार्क्स बचे। 22 नंबर में आता है मॉडर्न फिजिक्स। तो ये मॉडर्न फिजिक्स जो है, इसका नाम मॉडर्न फिजिक्स क्यों है? देखो फिजिक्स में चीजें बहुत आसान है, बहुत आसान। जिनको फिजिक्स मुश्किल लगती है, 3-4 लेक्चर में तुम मान जाओगे कि फिजिक्स वास्तव में सबसे आसान सब्जेक्ट है। फिजिक्स में चीजें इसलिए आसान है क्योंकि जो नाम होता है उसका जो मतलब होता है वही मतलब होता है। मॉडर्न, आधुनिक, इसका मतलब यही है। इसका मतलब क्या है, वो सारी फिजिक्स जो 19th सेंचुरी के बाद डेवलप हुई, बाद में डेवलप हुई। तो 19th सेंचुरी के बाद क्या क्या डेवलप हुआ, 19th सेंचुरी के बाद एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इसका डेवलपमेंट हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, ये सब डेवलप हुआ 19th सेंचुरी के बाद। तो ये सारा पोर्शन किस में आ जाएगा, मॉडर्न फिजिक्स। तो इसमें 4 यूनिट है जो हमको पढ़नी है। इसका वेटेज है 22। कौन कौन से 4 यूनिट है? पहली है 12 नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अभी मैंने पहली बार में लिखा तो पूरा लिखा, अब मैं क्या करता हूं, इसकी शॉर्ट फॉर्म बना देता हूं, और शॉर्ट फॉर्म में बना दी DN। अब दोबारा जब भी मैं बात करूंगा तो मैं सिर्फ DN लिखूंगा, 12 नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन अंडरस्टूड होगा। DN लिखा हुआ देखकर तुम समझ जाओगे 12 नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इंडिविजुअल इसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क्स पर अभी कंबाइन कर दिया गया एटॉमिक न्यूक्लियर के साथ। एटॉम से न्यूक्लियर बोल दो, एटॉमिक न्यूक्लियर बोल दो। और इसको मैं दिखाऊंगा AN। इसका वेटेज 6 मार्क्स, और प्रेजेंटली इन दोनों का कंबाइंड वेटेज है 10 मार्क्स। कंबाइंड करने से ये अंतर आ गया कि वो चाहे तो पेपर में 4 से ज्यादा नंबर के क्वेश्चन इसमें से दे सकते हैं,
या 6 से ज्यादा नंबर के क्वेश्चन में से दे सकते हैं, दूसरे का वेटेज कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसे सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से भी जानते हैं। एटॉमिक न्यूक्लियाई का शॉर्ट फॉर्म में यूज करूंगा एएन, हमने लिखा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का मैं यूज करूंगा ईडी। इसका वेटेज अप्रॉक्सीमेटली अभी तक 7 मार्क्स था, जिसको कंबाइन कर दिया गया कम्युनिकेशन के साथ। कम्युनिकेशन सिस्टम्स, फाइव मार्क्स, टोटल 12। कम्युनिकेशन सिस्टम्स का पुराना नाम हुआ करता था प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो अब हो गया है कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो ये पूरे सिलेबस का ओवरव्यू है। तो में से कोई ऐसा जिसे प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करने, तो हाथ ऊपर करो। एंथुसियास्ट से हो या लीडर से हो? लीडर से। प्रैक्टिकल वापस करने, ओके। तो जिन बच्चों को प्रैक्टिकल करने हैं 70 नंबर, यहाँ से 30 नंबर आएंगे प्रैक्टिकल से, और उसके लिए तुम्हें फिजिक्स लैब जाना पड़ेगा। जैसे जैसे थ्योरी में सिलेबस आगे बढ़ेगा, मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि इस पर ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा, वो लैब में जाके तुम परफॉर्म करो कि प्रैक्टिकल में परफॉर्म करो। प्रैक्टिकल्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। जिन लोगों ने तय किया उनको इंजीनियर बनना है, और अगर वो प्रैक्टिकल नॉलेज उनमें नहीं है तो यूजलेस है। ऐसा इंजीनियर जो ये नहीं जानता कि चीजें कैसे काम करती हैं, उनसे काम कैसे लेगा, ये सोचने की बात है। जिसको खाली किताबी ज्ञान है तो वो एक अच्छा इंजीनियर कभी नहीं हो सकता। वो डिग्री वाला इंजीनियर हो सकता है, और जिसको हम इंजीनियर कहते हैं कि जो चीजों को ठीक कर सकता है, बिगड़ी हुई चीजों को बना सकता है, वैसा इंजीनियर कभी नहीं हो सकता। तो वैसा इंजीनियर बनने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिकल नॉलेज। और आगे जब तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तुम देखोगे 50% मार्क्स आर ओनली फॉर सेशनल्स एंड प्रैक्टिकल्स। जितने भी टोटल मार्क्स होंगे उसमें से आधे नंबर प्रैक्टिकल सेशनल्स के हैं। बहुत सारी अलग अलग लैब्स रहेंगे। अभी तो यहाँ खाली फिजिक्स और केमिस्ट्री लैब है, वहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री तो रहेगी सही फर्स्ट ईयर में, वर्कशॉप्स हो जाएंगी बहुत सारी, और कई लैब्स चालू हो जाएंगी। प्रैक्टिकल कंटेंट या प्रैक्टिकल हेड हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो जो बच्चे वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज से रीडिंग निकालना नहीं जानते हैं, फिजिक्स लैब में जाएं, वहां जाकर रीडिंग निकालना सीखें। जो कुछ हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं, जेई मेंस की बात करो तो वो उसमें लिख कर देते हैं 20% कंटेंट विल बी आस्क्ड फ्रॉम प्रैक्टिकल फिजिक्स। एडवांस की बात करें तो उसमें हर साल 2 क्वेश्चन आ रहे हैं इस पोर्शन से जिसके सिलेबस में लिखा हुआ प्रैक्टिकल फिजिक्स, और श्योरिटी है कि 6 नंबर का कंटेंट तो उसमें से आना ही आना है। एक साल 10 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे गए, एक साल 9 नंबर के भी, एक साल 12 नंबर के क्वेश्चन आए इस पार्ट से, जेई एडवांस में। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर खाली तुम प्रैक्टिकल फिजिक्स कंप्लीट कर लेते हो तो तुम ये समझ के रखो कि जो कट ऑफ होता है सब्जेक्ट का, कट ऑफ इंडिविजुअल, वो खाली एक टॉपिक तुम्हारा क्लियर करवा देगा, और वो है प्रैक्टिकल फिजिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैटर करता है। यहाँ एलएस में तुम्हें मौका मिल रहा है तो तुम अपना प्रैक्टिकल हैंड स्ट्रॉन्ग कर लो। उसमें तुम क्या होगा, क्योंकि कंपटीशन है, कंपटीशन में क्या होता है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब मान लो सबको एक जैसा माहौल मिल रहा है, तो अभी ये तय करना मुश्किल होगा कि कौन आगे निकलेगा कौन पीछे रहेगा। पर अगर एलन पे तुम्हें प्रैक्टिकल्स की सुविधा मिल रही है, प्रैक्टिकल हैंड तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो तुम बाकी बच्चों से आगे निकलो। जो प्रैक्टिकल में कमजोर है या प्रैक्टिकल को ओवरलुक कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, तो वहां तुम आगे निकल जाओगे, तो कंपटीशन में तुम्हारी रैंक अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। और ऐसा हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, बच्चों के फीडबैक है मेरे पास, क्योंकि उनका प्रैक्टिकल फिजिक्स स्ट्रॉन्ग था। जैसे तुम्हें बोला ना कि ग्रुप में जुड़ जाओ, ऐसे बहुत सारे बच्चे फेसबुक पे जुड़े हुए हैं जो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हैं, आईआईटीज में, एनआईटीज में। तो उनके फीडबैक आते हैं कि भाई कैसे उनको क्या फायदा हुआ था या क्या मैटर करता है। आगे जाकर भी जो तुम्हारी प्रैक्टिकल नॉलेज है वो वहाँ पे बहुत हेल्पफुल है इंजीनियरिंग कॉलेज में।
अपना प्रैक्टिकल हैंड यहीं से स्ट्रॉन्ग करके जाओ, क्योंकि आज में मौका मिल रहा है। तो ये हो गए पूरे 100 नंबर की बात। 70 नंबर थ्योरी के, 30 नंबर प्रैक्टिकल। काफी डिस्टर्बेंस है। मैं सोचा था रिकॉर्डिंग अच्छी बन जाएगी शुरू से, तो अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं। और पढ़ने के दौरान क्या क्या किन बातों का ध्यान रखना है वो और मैं बताता जाऊंगा। पढ़ने के 2 तरीके हैं हमारे पास। इस सब्जेक्ट को या किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि हम एक बार पढ़ें, सिर्फ एक बार। अगर तुम पूरा फोकस्ड हो क्लास में, इस एटीट्यूड के साथ बैठे हो कि यहाँ का कंटेंट यहीं तैयार करके जाएंगे, घर पे जाके तो सिर्फ क्वेश्चंस करने, ये नहीं कि दोबारा से थ्योरी पे रजिस्टर उठा के बैठ जाओगे कि दोबारा पढ़ना चालू करो। अगर ये अप्रोच है तुम्हारी तो तुम हमेशा लैग करोगे, पीछे रहोगे। बाकी क्लासेस में तुम्हारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? क्लास में जब बैठे हो तो पूरी तरह से फोकस्ड बैठो, क्लास का कंटेंट क्लास में तैयार, वहीं खत्म। घर पे जाके तो क्या करना है? सिर्फ क्वेश्चंस। जरूरत पड़ रही तो थ्योरी देखेंगे, नहीं तो थ्योरी नहीं देखेंगे, सीधे क्वेश्चंस करेंगे। जरूरत पड़ी तो ठीक है, रजिस्टर उठा के रेफरेंस लिख लिया, किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ी तब टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा, नहीं तो टाइम मैनेजमेंट हमेशा फेल रहेगा। टाइम की कमी महसूस करते रहोगे। अगर दोबारा थ्योरी पढ़ने में लगोगे तो थ्योरी ही पढ़ते रह जाओगे, क्वेश्चन हो ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर तुम फोकस बैठोगे और यहाँ का कंटेंट यहीं तैयार हो जाएगा। बोर्ड क्लास में एडिशनल मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ इतना सा रिक्वायर्ड है कि रिवीजन के लिए तुम 15 मिनट दोगे। रोज फिजिक्स 15 मिनट पढ़नी। अगर 15 मिनट फिजिक्स पढ़ लेते हो रोज तो काम हो गया। गारंटी मिलेगी तुमको कितने मार्क्स की? 90%। तो बोलो रोज तो नहीं, खाली संडे को एक साथ पढ़ लें, तो मेरा जवाब है नहीं। गारंटी वॉइड्स, शर्तें लागू है। शर्त तभी पूरी होगी अगर रोज 15 मिनट पढ़ो। उसको एक्यूमुलेट नहीं किया जा सकता एक दिन में। रोज 15 मिनट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं गाइड करूंगा शुरू में, फिर धीरे धीरे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर अपने आप को मेरे को बताना नहीं पड़ेगा। तो पढ़ने के 2 तरीके हमारे, कैसे चीजों को हम तैयार करते हैं। कुछ चीजें तैयार हो जाती एक बार में, क्लास में सुनी, जीवन भर के लिए तैयार हो गई। वो लोग ऐसा नहीं होता है बिना रिवाइज किए हमेशा के लिए याद हो जाए। हम तो घर पे जाते हैं भूल जाते हैं। तो एक्सपेरिमेंटेड फैक्ट है, ऐसा नहीं है। तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो फीलिंग को चेंज करना होगा। इट इज इजीली पॉसिबल दैट कुछ चीजें हम पहली बार पढ़ें और जीवन भर के लिए हमारे वो तैयार हो। फॉर एग्जाम्पल, जब तुमने पहली बार करेला खाया था तो क्या अभी तुम्हें रिवीजन की जरूरत है? तुम्हें जीवन भर के लिए पता उसका स्वाद कैसा होगा। पहली बार जब तुम्हें चोट लगी थी, दर्द हुआ, खून निकलते हुए देखा, दर्द को महसूस किया, क्या रिवीजन की जरूरत पड़ेगी कि हाँ जब दोबारा चोट लगेगी तो दर्द होगा, खून निकलेगा? तुम्हें पहले से पता है और जीवन भर के लिए पता है और एक ही बार में पता चल गया हमेशा के लिए। तो जब हम चीजों को महसूस कर लेते हैं, लिंक कर लेते हैं, तो हमेशा के लिए याद होता है। तो सब्जेक्ट में हम क्या तरीका लगाएंगे? लिंकिंग। उसको महसूस करते हुए चलेंगे, अपनी डे टू डे लाइफ से जोड़ते हुए चलेंगे। जैसे ही कोई फैक्ट लिंक हो गया हमारी डे टू डे लाइफ से, उसको हमने महसूस कर लिया, तब उसके रिवीजन की जरूरत नहीं है, उससे हमारी फैमिलियरिटी बन गई। देखो कौन सी चीजें तुम्हें परेशान करती है, मुश्किल लगती है, जिनसे तुम्हारी फैमिलियरिटी नहीं। किसी बच्चे के लिए कोई टॉपिक आसान है, किसी दूसरे बच्चे के लिए वो मुश्किल हो सकता है। वो मुश्किल जो है वो इसलिए मुश्किल है क्योंकि अभी तक उससे वो फैमिलियर नहीं हुआ है। जैसे उससे फैमिलियर हो जाएगा उसके लिए आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम किसी नए व्यक्ति से मिलते हो तो झिझक के साथ मिलते हो। मान लो मैं तुम्हारे लिए नया हूं, तो अभी तुम मेरे से इंटरेक्ट करते हो, झिझकोगे। पर समय बीतने के साथ जब मेरे साथ तुम्हारी फैमिलियरिटी का लेवल बढ़ जाएगा, तब तुम सारी बातें शेयर करना शुरू कर दोगे, तब तुम्हें लगेगा आसान। अभी तुम्हें लग सकता है कि मुश्किल, इनसे बात कैसे करें, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या होगा। तो नए व्यक्ति से मिलते वक्त हम जिस तरह से झिझकते हैं, वैसे ही सब्जेक्ट में भी यही लागू होती है चीज।
जो नया टॉपिक हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारी फैमिलियरिटी का लेवल कम होता है, तो हमें लगता है कि वो मुश्किल है। जैसे जैसे हम फैमिलियर होते जाते हैं वो चीजें हमें आसान लगने लगती हैं। कैलकुलस जब पहली बार तुमने पढ़ा था तुम्हें मुश्किल लगा होगा। अब ये हो सकता है कि जिन बच्चों की फैमिलियरिटी का लेवल कैलकुलस के साथ अच्छा खासा हो गया तो आसान लग रहा हो, फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको आज भी कैलकुलस मुश्किल लगता होगा। उसका कारण सिंपल सा है कि फैमिलियरिटी उतनी नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। तो फैमिलियरिटी का लेवल जब बढ़ेगा और उतना हो जाएगा तो तुम्हें वो चीजें आसान लगने लगेंगी। तो ये पहला तरीका हुआ, कुछ चीजों को एक बार में तैयार करना है। जो चीजें मुश्किल लगती हैं उनको फैमिलियरिटी बढ़ाकर तैयार करना है। उसमें रिवीजन शेड्यूल लगेगा, उसमें रिवाइज करना पड़ेगा। डेरिवेशन है, डेरिवेशन को लिंक कर तैयार करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। ये दूसरा तरीका है जो बचपन से याद करते आए हम। छोटी क्लास में जैसे टीचर रटा था तो उसको 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ऐसे सारे बच्चे बोलते थे साथ में, तो वो सेकंड मेथड है प्रिपरेशन का, रटना। डेरिवेशन रटने पड़ेंगे, डायग्राम्स लिखकर प्रैक्टिस करने पड़ेंगे विद लॉजिकल सीक्वेंस। डायग्राम में हम क्या करेंगे, दोनों मेथड में मिक्स कर देंगे। डायग्राम में जैसे तुम लॉजिकल सीक्वेंस लगा दोगे, सीक्वेंस लॉजिकल सीक्वेंस में बनाओगे, ड्राइंग की तरह नहीं बनाओगे। डायग्राम जब ड्राइंग की तरह बनाते हैं तब क्या करते हैं हम, जो चीज आसान लगे उसको पहले बना दिया, जो मुश्किल लगे उसको बाद में बनाते। तो वो अगर करते हैं तो रटना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि रटना कम पड़े और लॉजिक इंट्रोड्यूस हो जाए, एक बार स्टार्टिंग हो जाए तो डायग्राम पूरा सीक्वेंस में खत्म हो जाए, उसमें कुछ भी मिसिंग ना हो, तो फिजिक्स में डायग्राम बनाने का तरीका लॉजिकल सीक्वेंस पकड़ लिया तुमने तो पूरा लॉजिक फॉलो करके तुम डायग्राम को सही से बना लो। तो दोनों मेथड मिक्स करेंगे, स्टार्टिंग रटनी होगी और लॉजिकल सीक्वेंस सीखना होगा। तो डायग्राम सारे लिखकर प्रैक्टिस करने, डेरिवेशन सारे लिखकर प्रैक्टिस करने, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जितने भी हैं वो पढ़कर हो जाएंगे। मालूम पढ़ते हो, पढ़ने का तरीका तुमने क्या लगाया, रजिस्टर बोला, अब तुम सारे पढ़ते जा रहे हो, बोले डेरिवेशन आप देख लिया, डायग्राम तैयार हो गया, नहीं होगा। डेरिवेशन देख लिया तैयार हो गया, नहीं होगा। देखने से सिर्फ क्या तैयार होगा, कंसेप्ट। अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तुम्हें बताया गया है आवर आईज आर मैक्सिमम सेंसिटिव फॉर 555 नैनोमीटर, हमारी आंखें सबसे ज्यादा संवेदनशील होती हैं येलो ग्रीन कलर के लिए 555 नैनोमीटर। अब हमने क्या किया, इंटरेस्टिंग फैक्ट जोड़ दिया। पहला तरीका लगाया इसको याद करने के लिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट जोड़ा कि हमें जो कपड़े धोने के लिए साबुन इस्तेमाल करनी है वो इस्तेमाल करनी है 555 डिटर्जेंट, 555 टिकिया, क्योंकि 555 अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो स्वदेशी, उसका पैसा देश नहीं रहेगा, हमारे देश को फायदा होगा। पर अगर रेनिया सर्फ इस्तेमाल करते हैं जिसको यूनिलीवर बना रहा है वो विदेशी कंपनी है तो पैसा चले जाएगा बाहर। इंटरेस्टिंग फैक्ट लिंक हो गया। अब तुम भूल नहीं सकते, कभी भी नहीं बोल सकते आवर आईज आर मैक्सिमम सेंसिटिव फॉर येलो ग्रीन, दैट इज 555 नैनोमीटर। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जोड़ दो, अगर भीड़ में कहीं पर भी तुम चाहते हो कि सभी का ध्यान तुम्हारी तरफ हो तो तुम्हें कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए, येलो और ग्रीन। तो सबकी आंखें अपने आप तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगी, बिकॉज़ आवर आईज आर मैक्सिमम सेंसिटिव फॉर येलो। अब ये फैक्ट हमारा यही तैयार हो गया, अब इसको दोबारा रिवाइज करने की पूरी जिंदगी कोई जरूरत नहीं। तो ये है कंसेप्ट, इसको पढ़ना ही काफी है। और इवन अगर तुमने इसको लिंक कर दिया, जैसे मैंने लिंक किया इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, तो इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, बस जिंदगी में एक बार पढ़ा, खत्म, तैयार हो गया। तो क्या करेंगे, रजिस्टर जो बनाया तुमने उसमें ये सारी चीजें फालतू हो गई हैं। ये क्या हो गया, कौन सा कंटेंट हो गया, जो हमें आता है तो उस पर दोबारा टाइम नहीं वेस्ट करना है, उसको दोबारा से नहीं पढ़ना है। जैसे MEC सिर्फ पढ़ा, बाकी हमें आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो पूरा नहीं लिखा हमने। तो वैसे ये कंटेंट ऐसा हो गया जो हमारा तैयार है, फैमिलियर है मुझसे, तो इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे रिवीजन का जो कंटेंट है, जो हमें तैयार करना है, जिससे हमारी फैमिलियरिटी का लेवल कम है, उसे हमें तैयार करना है, तो वो उसको ज्यादा वेटेज मिले, तो हमें मॉडिफिकेशन लगाना पड़ेगा। तो वो मॉडिफिकेशन कैसे लगाएंगे, यानी तुम्हारा रिवीजन टेक्निक जो है तुम्हारी वो कैसी होगी, वो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि कैसे तुम्हें तैयारी करनी, जिससे कि कंटेंट कम 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 होता जाए, जिससे कम टाइम में सब कुछ प्रिपरेशन हो जाए और टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर हो जाए।
तो ऐसे समझो क्या तैयारी करनी। हमें कब कब रिवाइज करना चाहिए? सवाल है कब रिवाइज करना चाहिए। कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम तो भूल जाते हैं, एक दिन में याद नहीं रहता, हम तो भूल गए। कोई बात नहीं, सभी भूलते हैं। दिस इज ए नेचुरल फिनोमेना, इसमें अननेचुरल कुछ भी नहीं है। तो कंसेप्ट क्या है? सिंपल सा कंसेप्ट है, जब तुम भूल जाते हो रिवाइज कर लो, दोबारा पढ़ लो, याद आ जाएगा। तो हमें रिवाइज कब करना है, ये सवाल जवाब है जब जब हम भूलते हैं तब रिवाइज करना है। तो इस पे एक साइंटिफिक स्टडी हुई, रिसर्च की गई कि कब कब हम भूल जाते हैं। तो रिजल्ट सामने आया कि हम जो भी पढ़ते, देखते, सुनते हैं वो 24 आवर्स हमारी मेमोरी में रहता है, 24 घंटे के लिए, और उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो अगर पहला रिवीजन 24 घंटे के अंदर अंदर कर लिया जाए तो ये फिर हमें याद रहेगा। तो तुम्हें पहला रिवीजन कैसे प्लान करना है? स्टडी टेक्निक, फर्स्ट रिवीजन विद इन 24 आवर्स। क्या करना है इसमें? जो भी क्लास में रजिस्टर तैयार हुआ है उस दिन, करंट वर्क की बात कर रहा हूं, पेंडिंग वर्क की बात अभी नहीं कर रहा। पेंडिंग का क्या करना है वो भी बताऊंगा, आगे की तैयारी कैसे करनी है वो भी बताऊंगा। देखो एक कहानी बताता हूं। एक साधु जो है वो किसी को शिक्षा देना चाहता था, तो उसने क्या किया, उससे भिक्षा लेने गया वो, तो पात्र में, अपने भिक्षा पात्र में गोबर भर के ले गया पहले। अब उसको भिक्षा में क्या देना था? खीर देनी थी। तो उसने पूछा खीर किसमें दूं? तो साधु ने अपना कमंडल आगे कर दिया जिसमें नीचे क्या भरा हुआ था? गोबर। बोला इसमें तो वो जो खीर दे रहा था उसने बोला कि इसमें तो गोबर भरा है, इसमें खीर डाल दूंगा तो खीर सारी बेकार हो जाएगी, खाने लायक नहीं रहेगी। साधु ने बोला मैं यही तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जब तक तुम्हारे दिमाग का कचरा नहीं निकलेगा तब तक मेरे जो उपदेश है वो तुम्हारे किसी काम के नहीं है। तो मैं सीधे तुम्हें पढ़ाना शुरू कर दूं, ये देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसे ऐसे ये सब, और पढ़ने का तरीका तुम्हें आता नहीं, और मैंने तुम्हें पढ़ाना शुरू कर दिया, तो मेरा एफर्ट भी बेकार जाएगा और तुम्हारा टाइम भी बेकार जाएगा, तो वो फ्रूटफुल नहीं होगा। फ्रूटफुल मतलब समझते? फ्रूटफुल, फलदायक नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हर काम करने का प्रॉपर मेथड हमको आना चाहिए। जैसे तुम देखते हो चाइनीज लोग कितने फोकस्ड होते हैं। एक तो है कि कई अटेम्प्ट में काम को सही करना, और एक अटेम्प्ट में, सिंगल अटेम्प्ट में काम को परफेक्शन के साथ करना। तो वो तभी किया जा सकता है जब हमें तरीका आता हो। तो हम क्या करेंगे, दूसरी ये स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, बहुत सारे अटेम्प्ट नहीं लगाने हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिंगल अटेम्प्ट में एक बार में सही तरीके से काम करते हुए उसको सही कर देना है। तो उसके लिए हर काम का सही तरीका आना चाहिए। तो इसलिए सही तरीका सीखो पहले, फिर पढ़ेंगे। विद इन 24 आवर्स रजिस्टर खोलना है, जो आज तुमने नोट किया है उसको खोलोगे, उसको स्कैन करोगे, फास्ट स्कैन। हेडिंग्स देखें, हेडिंग देखते ही कहानी याद आ जाएगी पूरी, क्लास में क्या क्या चला था इस हेडिंग पर। अगर फोकस बैठे हो, पहली रिक्वायरमेंट क्या है, क्लास में ना तो पास्ट में जाना है ना फ्यूचर में जाना है। जब तुम क्लास में बैठे हो तो तुम पूरी तरह से यही हो, मैं यहाँ तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मेरे घर में क्या चल रहा है मुझे कोई मतलब नहीं, कोई बीमार है, कोई ठीक है, कोई उत्सव चल रहा है या कोई परेशानी चल रही है, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं यहाँ पर हूँ। किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको चोट लग गई, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं यहाँ पर हूँ प्रेजेंट में। अगर मैं अपना प्रेजेंट बेस्ट कर लेता हूँ, बेस्ट जो कि मैं मेरे हाथ में ही अभी, तो मेरे हाथ में अगर मैंने अपना प्रेजेंट बेस्ट कर लिया तो ये प्रेजेंट थोड़े टाइम बाद पास करने वाला है, क्योंकि प्रेजेंट बेस्ट था, जितना बेटर मैं कर सकता था मैंने किया। तो जब ये पास बन जाएगा तो पास भी बेस्ट होगा, क्योंकि उतना ही कर सकता था मेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से। और जिसके 2 टेंस सुधर गए, पास भी सुधर गया, प्रेजेंट भी सुधर गया, तो उसका फ्यूचर ब्राइट है। तो बस हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए, जब हम यहाँ बैठे हैं तो हम उसका क्या कर सकते हैं, जिसका किसी का कुछ हो रहा है उसका कुछ हम कर सकते हैं, या किसी मतलब या तो यहाँ ना बैठे या तो वहां जाए उसको अटेंड करें।
यानी हमेशा प्रेजेंट में रहे, जो काम कर रहे हैं पूरा वहीं पर फोकस रहे, ये कहने का मतलब। तो जब तुम पूरा यहाँ पर फोकस रहोगे तो जैसे तुम रजिस्टर पलट के देखोगे तुम्हें सारी कहानी याद आ जाएगी हेडिंग देखते। तो जो जो याद आ रहा है मतलब फैमिलियर हो गया, इसकी परवाह नहीं करनी है, याद आ गया ओके। और इसमें कुछ कंटेंट तुम्हें ऐसा मिलेगा फिर भी कि तुम्हें लगेगा अरे ये कैसे हो रहा है, ये तो कुछ अजीब सी बात लग रही है, इट्स सम डिफरेंट, समवॉट डिफरेंट। उसको क्या करोगे, अंडरलाइन करो या हाईलाइटर लेकर बैठो, हाईलाइट कर दो। तो रोज के रोज तुमने रजिस्टर में कुछ कंटेंट हाईलाइट किया जो कि सारा नहीं है, कुछ कंटेंट। तो ये पहला तरीका रिवीजन का, हाईलाइट। अनफैमिलियर कंटेंट क्या हाईलाइट कर दो। अब हम कब भूलते हैं, रिसर्च हुई पता चला सेकंड रिवीजन कब प्लान करना है। अब हम भूलते हैं वीकेंड पर, एक सप्ताह में भूल जाते हैं, एक सप्ताह गुजर जाता है तो एक सप्ताह तक याद रहेगा जो हमने रिवाइज कर लिया विद इन 24 आवर। तो अगला रिवीजन तुम्हें प्लान करना है वीकेंड पर। वीकेंड पर तुम्हें थोड़ा सा समय मिलता है। अब तुम बोलोगे तब तो टेस्ट होते हैं, हमें समय नहीं मिलता। तो तुम्हारी तैयारी गड़बड़ चल रही है, इसलिए टेस्ट की टेंशन तुमको लेनी पड़ती है और प्रेशर में तुम आ जाते हो। अदरवाइज टेस्ट के टाइम तो कैसा होना चाहिए, टेस्ट होता है तो होता रहे, हम तो एवर रेडी हैं, हमेशा तैयार है, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि हमारी स्टडी चल रही है बिल्कुल रेगुलर, तो भले अभी टेस्ट ले लो, सब आता है। तो टेस्ट को प्रेशर वाले रीजन से निकाल दो, अलग कर दो। टेस्ट का प्रेशर जब तक लेते रहोगे टेस्ट तुम्हें परेशान करता रहेगा, और टेस्ट का प्रेशर लेना खत्म कर दोगे, अपनी स्टडी को रेगुलर कर लोगे, तो हर जगह तुम्हारी परफॉर्मेंस बूस्ट अप कर जाएगी। ना केवल बोर्ड में, कंपटीशन में, हर जगह तुम्हारी परफॉर्मेंस बूस्ट अप कर जाएगी, रैंक बूस्ट अप कर जाएगी। वीकेंड पर रिवीजन करना है जब तुम्हें थोड़ा समय मिलेगा। रिवीजन कैसे करना है, ये जो हाईलाइटेड कंटेंट था पूरे सप्ताह का इकट्ठा हो गया। अब इस पूरे सप्ताह के हाईलाइटेड कंटेंट को फास्ट स्कैन करना है। तुम्हें लगेगा कुछ चीजों से तुम फैमिलियर हो गए अब तक, क्योंकि वो रिवाइज होती रहती है, तो उससे तुम फैमिलियर हो गए। रिवीजन का जो तरीका मतलब बोर्ड में तुम्हें 15 मिनट रोज फिजिक्स पढ़ना है, तो उस 15 मिनट में रोज क्या करोगे, क्लास तो 2 ही दिन होगी यहाँ पे, 1.5 घंटे की। एक दिन लगभग 5 से 6 पेज भरेंगे, दूसरे दिन भी लगभग 5 से 6 पेज भरेंगे, मतलब 1.5 घंटे में 5 से 6 पेज भरेंगे शुरू में। फिर हम जब जैसे जैसे एफिशिएंसी बढ़ाएंगे तो तुम देखोगे कि 1.5 घंटे में लास्ट तक जाते जाते हम 12-15 पेज भरेंगे, इतना तक चले जाएगा। जो 1.5 घंटे में शुरू में 5 से 6 पेज भर रहे होंगे, जब लास्ट तक पहुंचेंगे तो 12 से 15 पेज तक हम भर रहे होंगे, इतना चले जाएगा। तो वो जो भी हाईलाइटेड कंटेंट है उसको दोबारा से देखो, उसमें जो अनफैमिलियर लग रहा है अब उसको लिखना है एक दूसरे रजिस्टर में, जो उस रजिस्टर से बदला होगा। राइट, अनफैमिलियर, हाईलाइटेड कंटेंट। ये सब एक्सपेरिमेंटेड बता रहा हूं मैं तुमको, तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे कि तुमसे रिजल्ट लेंगे। जैसा मैंने बोला कि 92 से मैं पढ़ा रहा हूं, तो 92 से बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए पढ़ाने के दौरान, तो उसके जो रिजल्ट्स आए, तो मैं एक आश्चर्य की बात बताऊं, आईआईटी के टॉपर्स के नाम गिनो। शुभम तोषनीवाल से स्टार्ट होता है यहाँ पे, जो 13th रैंक आई थी जब मतलब एलन गए। फिर उसके बाद शुभम मेहता 2nd रैंक आई थी, एलन में डीएलपी उसने ज्वाइन किया था और रेजोनेंस का था वो, शुभम मेहता। फिर उसके बाद सूरज है, पुलकित है, 29 रैंक आई थी और ऐसे रैंक आई थी, पुलकित की और पीछे आई थी। फिर उसके बाद ये चित्रांग आ गया। इन सब में कॉमन क्या है, इन सबसे पूछो तुमने फिजिक्स कौन कौन से टीचर से पढ़ी, तो टीचर्स के नाम बताएंगे, ये टीचर फिजिक्स इन टीचर से हमने पढ़ी।
उसमें कॉमन नाम किसका निकल के आएगा? कॉमन नाम निकल के आएगा मेरा। बोर्ड वाले टीचर का नाम कॉमन निकल के आएगा। रीजन, इन सबको पढ़ाया है। तो तुम ये समझो, इन सबको पढ़ाया मतलब इनसे इंटरेक्शन हुआ हमारा। इंटरेक्शन हुआ तो इनके जो पढ़ने के तरीके थे, ये कैसे पढ़ते थे, वो सब इंटरेक्शन हुआ। ये कैसे नोट्स को शॉर्ट करते थे, वो इंटरेक्शन हुआ। तो उसके बाद जो मेथड निकल के आया वो बता रहा हूं तुमको, उस इंटरेक्शन के बाद। यानी ये टॉपर्स के मेथड हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो तुम जब इन मेथड्स को फॉलो करोगे तो तुम भी टॉपर बन जाओगे। तो इसलिए इसको सिंसियरली लेना होगा। ये जो तरीका बता रहा हूं ये ऐसे ही नहीं है कि तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही है, एक्सपेरिमेंटेड फैक्ट्स हैं। थर्ड रिवीजन कब करोगे? तुम्हारा रजिस्टर छोटा हो गया, अब जो रिवीजन करना है वो कंटेंट कम है। अब हम बोलते हैं महीने के आखिर 30 दिन का साइकिल चल रहा है, 30 दिन तक हमें मेमोरी में रखा, उसके बाद हम भूलने लगते हैं अगर दोबारा इसको याद नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम मेरे से आगे मिले काउंटर पे, मैंने तुम्हारी शक्ल देखी, मेरी मेमोरी में वो शक्ल रहेगी 24 आवर्स के लिए। अगर 24 घंटे के अंदर तुम दोबारा मिलते हो तो 1 सप्ताह तक मुझे याद रहेगी तुम्हारी शक्ल, और 1 सप्ताह में तुम वापस मिल लेते हो तो फिर मुझे 1 महीने तक याद रहेगी, और 1 महीने में वापस मिल लिए तो फिर 6 महीने तक याद रहेगी, और 6 महीने में वापस मिले तो फिर जिंदगी भर याद रहेगी। फिर नहीं हो सकता। मतलब इतना इंटरेक्शन हो चुका, 4 बार तुम मिल चुके हो, अब मुझे तुम्हारी शक्ल याद रहेगी। नाम याद रखना मुश्किल हो सकता है पर शक्ल याद रहेगी। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया। मुझे हो सकता है तुम्हारा नाम, मुझे जो भी बच्चे मैंने अभी तक पढ़ाए नाम कभी याद आ जाते, मतलब वो सामने आ जाए तो नाम कभी याद आ जाते हैं, पर शक्ल याद रहती है कि हाँ इसको पढ़ाया हुआ है। कहीं जाता हुआ दिखता है तो हाँ ये मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है, तो शक्ल याद रहती है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा दिमाग क्या स्टोर करता है? फोटो। हमारा दिमाग वर्ड्स स्टोर नहीं करता है, हमारा दिमाग स्टोर करता है फोटो। तो हमारा दिमाग जो स्टोर करता है वही स्टोर कर पाएगा, और अगर हम वही स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो हम सफल रहेंगे। अगर तुम अपने दिमाग में वर्ड्स स्टोर करने की कोशिश करोगे रटकर, तो तुम्हारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। और अगर तुम फोटो स्टोर करने की कोशिश करोगे, जो भी तुम पढ़ रहे हो उसको फोटो फॉर्मेट में स्टोर करने की कोशिश करोगे, तो तुम ज्यादा से ज्यादा याद रख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ दादाजी, तो दादाजी जो वर्ड है तुम्हारे दिमाग में इमेज लाता है, सीधे तुम्हारे दादाजी का चेहरा या फोटो तुम्हारी आंख के सामने आ जाता है। तो हमारे दिमाग में क्या स्टोर कर रखा है? दादाजी। गांधी जी का कोई मतलब नहीं है, किसका मतलब है? दिमाग में क्या स्टोर किया है? इमेज आएगी, फोटो आएगी, गांधी जी बोलेंगे। तो हमें उसी फॉर्मेट में याद करना है, तैयारी करनी है। तीसरा रिवीजन, ये जो तुमने छोटा रजिस्टर बना लिया, अब इसको देखोगे मंथ के एंड पर, मंथ एंड, और इसमें ढूंढोगे क्या अनफैमिलियर बच गया। बहुत कम कंटेंट बचेगा जो अनफैमिलियर, पर कंटेंट ज्यादा हो गया क्योंकि ये पूरे सप्ताह का इकट्ठा हो गया था, अब पूरे महीने का इकट्ठा हो गया। हर सब्जेक्ट में ये कॉमन मेथड है, हर सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो, फिजिक्स के लिए नहीं बताना था, जनरल मेथड। तो कंटेंट ज्यादा हो गया तो फिर हाईलाइट करना है, सिर्फ उस कंटेंट में बैठकर हाईलाइट करोगे क्या क्या अनफैमिलियर हो गया। हाईलाइट अनफैमिलियर कंटेंट। तो तुमने हाईलाइट कर दिया अनफैमिलियर कंटेंट। फिर क्या करना है? फाइनल रिवीजन 6 मंथली, इतना काफी होता है। इसके बाद सीधे एग्जाम के पहले अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें सारी कहानी याद होगी ऑलरेडी। एग्जाम के पहले कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई घबराहट नहीं कि भूल गए, कैसे तैयार करें, क्या करें, कोई टेंशन नहीं, सब कुछ टिप्स पे होगा। तो 6 मंथली क्या रिवीजन करना है? अब सिर्फ वो हाईलाइटेड कंटेंट देखना है, और फाइनली अब कहानी सिमट जाएगी 2 या 3 पेज में, या यूं मान लो 2 या 3 पेज
तुम्हें ऐसा लगता है कि ये हाइपोथेटिकल है, तो ये मान लो हर चैप्टर एक पेज का होगा, यानी 10 यूनिट है तो 10 पेज, तो 10 पेज सिर्फ बच जाएंगे जो तुम्हें एग्जाम के लिए पढ़ के जाने होंगे। यही तरीका होगा, राइट? अनफैमिलियर कंटेंट। तो ये जो 10 पेज है ये फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए तुम्हारे पास तैयार हो गए। तो ये तैयारी का तरीका, ऐसे हमें सब्जेक्ट को तैयार करना, ये हमारा रिवीजन शेड्यूल होना चाहिए। इसमें कंटेंट इसलिए कम हो गया क्योंकि कुछ चीजें तो हमने स्मार्ट स्टडी की और कैसे तैयार कर ली, एक बार पढ़ के हमेशा के लिए। जैसे दोबारा एक कंसेप्ट तैयार हो गया, the wavelength for which our eyes are maximum sensitive, तैयार हो गया। तो ये सारा कंटेंट इसमें नहीं है शामिल। इसमें कौन सा कंटेंट शामिल है? जिसको रिवीजन चाहिए, जिसको प्रैक्टिस चाहिए। क्लियर? ये पढ़ने का तरीका। अब पढ़ाई शुरू करते हैं। मैंने तुमको पढ़ाना शुरू कर दिया, तुमने रजिस्टर में नोट्स बनाए, मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, तुम नोट्स बनाते जा रहे हो। मुझे नहीं पता मैंने तो क्या कुछ बोला था और तुमने क्या कुछ लिख लिया। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन तुम्हें ठीक से समझ में नहीं आया और किसी वर्ड को तुमने कुछ का कुछ लिख लिया। मुझे कैसे पता चलने वाला है? मैं तुम्हें से हर एक की कॉपी तो चेक नहीं कर सकता कि भाई रजिस्टर इकट्ठे कर दो और मैं घर ले जाऊं और मैं तुमसे बोलूं कि भाई रजिस्टर चेक करके मैं देखूंगा क्या क्या गलत नोट कर लिया। नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकल मेथड। तो ये जांचने का तरीका क्या होता है कि तुम सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? ये तरीका होता है सिर्फ और सिर्फ टेस्ट। अगर मैं टेस्ट लेता हूं जिसमें होते हैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, टेस्ट में क्या डालेंगे जो पूछा जाने वाला है? मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। लास्ट टाइम पे तुमको क्या तैयार करना है? एग्जाम से जस्ट पहले क्या तैयार करोगे? क्या रजिस्टर तैयार करोगे? टेस्ट। जितने भी साल भर में टेस्ट पेपर हुए हैं सिर्फ वो तैयार करने हैं और कुछ भी नहीं, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, गारंटी है। स्टाम्प पेपर पे लिखवाओ। तो टेस्ट जब तुम करोगे, क्योंकि पैटर्न है सब्जेक्टिव, ये तो नहीं कि एबीसीडी चेक करना है मेरे को, एबीसीडी तो मशीन चेक कर देती। जो मेजर ड्रॉबैक है कंपटीशन वाले सिस्टम का, वो मेजर ड्रॉबैक ये है कि टीचर का इंटरेक्शन स्टूडेंट के साथ कभी हो ही नहीं पाता। टीचर क्या पढ़ा रहा है, स्टूडेंट क्या समझ रहा है, टीचर को नहीं पता है। सिर्फ उसके नंबर आते हैं सामने, रिजल्ट सामने आता है। मैंने जो पढ़ाया तुमने उसको कैसे इंटरप्रेट किया, क्या उसके बारे में सोचा, मुझे नहीं पता चलेगा अगर ये एबीसीडी वाला पैटर्न है। पर सब्जेक्टिव पैटर्न है तो मुझे पता चलता है। जैसे मैं तुम्हारी कॉपी चेक करूंगा टेस्ट की, मुझे पता चलेगा कि मैंने तो ये कंसेप्ट ऐसे समझाया था और तुम्हारी समझ में ये आया है जिसको तुमने रिप्रोड्यूस किया टेस्ट कॉपी में। तो टेस्ट की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, टेस्ट बहुत जरूरी है। बिना टेस्ट के अगर हम पढ़ाई करते जाएं तो फिर से यूजलेस है, चेक पॉइंट नहीं है इसमें कोई भी। साल के अंत में तुमने एग्जाम दिया, पता चला कुछ बच्चे तो निकल गए जो सचेत थे, सावचेत थे या पहले से एक्सपर्ट थे, तो उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। और कुछ बच्चे जो है रह गए। मेरा रोल तब आता है जब मैं चेक पॉइंट लगा दूं, एक एक बच्चा निकलना चाहिए, एक भी नहीं रुकना चाहिए। तो जहां जितनी कमजोरी है वो सब ढूंढ के निकालनी, टीचर का यही तो काम है। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे फीडबैक कहां से मिलेगा? तुम्हारी टेस्ट कॉपीज से मिलेगा। तो जितने भी टेस्ट हैं उनको सिंसियरली पूरे उत्साह के साथ अटेम्प्ट करना है। जिस भी पैटर्न पे मुझे पता है साइंटिफिक वे क्या है टेस्ट अटेम्प्ट करने का। मैं अगर कह रहा हूं कि कॉपी में देखकर लिखो तो तुम्हें कॉपी में देखकर लिखना है। हो सकता है मैं तुम्हारा टेस्ट कंडक्ट करूं ऐसे क्लास में, मैं तुमसे कहता हूं चलो ठीक है पास वाले की कॉपी में तुम देख सकते हो, कोई बात नहीं। मैं अगर कह रहा हूं तुम्हें मुझ पे भरोसा करके वैसा ही करना है। कभी मैं कहूंगा कि नहीं देख सकते कहीं पर भी, इंडिविजुअली अटेम्प्ट करना है तो इंडिविजुअली अटेम्प्ट करना है। और टेस्ट बहुत जरूरी है। कभी मैं तुमसे खुद से तुम्हारी कॉपी चेक करवाऊंगा, तुम में से हर एक स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि जब वो टेस्ट लिखकर आ रहा है तो उसके कितने नंबर आने वाले हैं। मतलब कैसे पता चले कि तुम्हारी पढ़ाई ठीक चल रही है?
तुमने सब कुछ सही किया है या तुम्हारा सब कुछ तरीका जो है सही चल रहा है, उसका सिर्फ जानने का तरीका है कि अगर एग्जाम देने के बाद तुम्हें ये पता रहता है कि तुम्हारे पेपर में कितने नंबर आने वाले हैं, इसका मतलब तुम्हारी पढ़ाई ठीक चल रही है। चाहे वो 0 नंबर आने वाला है और तुम्हें पता है कि हाँ 0 नंबर क्यों आ रहा है, कितने नंबर आने वाले हैं के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि इतने ही क्यों आ रहे हैं, यानी क्या क्या मिस्टेक्स किए। और फिर क्योंकि तुम इंसान हो और राजेश सर तुमको बोलते हैं कि जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, गाना सुनाते हैं ना राजेश सर हर बार। तो इंसान हो तो गलती ठीक करना जरूरी है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं पहले पेपर में जो मिस्टेक की दोबारा वही क्वेश्चन दोबारा पूछा और सेम मिस्टेक रिपीट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टेस्ट लेने का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि किसी को रैंक दिखाकर बताना कि तुम नीचे हो तुम ऊपर हो, दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, ये उद्देश्य नहीं है। टेस्ट लेने का ऑब्जेक्टिव ये है कि जितनी भी गलतियां तुम कर सकते हो कर लो यहाँ, क्योंकि इसके मार्क्स मैटर नहीं करते। जितनी भी तरह की गलतियां कर सकते हो यहाँ कर लो और उनको दोहराना बंद करो, वो गलती अगले टेस्ट में नहीं होनी चाहिए। इस तरह से इंप्रूवमेंट आएगा और जो फाइनल एग्जाम दोगे उसमें गलतियां बिल्कुल 0 पर पहुंच जानी चाहिए ऑलमोस्ट। और वो डिपेंड करेगा कितने टेस्ट तुमने अटेम्प्ट किए, कितनी तरह की गलतियां तुम कर चुके हो। गलतियों से हम सीखते हैं। जब मैं तेजी से यहाँ से निकल के गया, मैंने इसको नहीं देखा, टक्कर लगी, तो अगली बार जब निकलूंगा तो ध्यान रखूंगा हाँ ये कई जगह दरवाजा छोटा होता है, सिर बढ़ जाता है। एक बार सिर बढ़ गया, दोबारा भी बढ़ता रहे, तीसरी बार भी बढ़ता रहे, तो क्या बोलेंगे बेवकूफ है, इसको पता नहीं कि यहाँ पे छूटकर निकलना है। तो टेस्ट इसलिए होते हैं कि अपनी गलतियों से हम सीखें। तो जितनी भी गलतियां कर रहे हो टेस्ट में उनसे तुम्हें सीखना है। हेडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ से शुरू करेंगे, सीक्वेंस वही चलेगा जो एनसीईआरटी का है। पहले बुक 1 कंप्लीट करेंगे, फिर बुक 2। टारगेट कंप्लीट हो पाएगा जैसा एक्सपेक्टेड है, जनवरी एंड हो जाएगा। 2 ही क्लासेस अभी चल रही है, क्लासेस अगर पढ़ती हैं तो फिर चांसेस होंगे कि जल्दी कोर्स खत्म हो, अदरवाइज जनवरी एंड फरवरी फर्स्ट वीक तक ये सिलेबस जाएगा तुम्हारा दोनों बुक मिलाकर। ये सब कुछ स्मूथ चलता रहा ऐसे तो इस शेड्यूल के साथ जनवरी एंड। शेड्यूल मॉडिफाई हो जाता है, क्लासेस बढ़ जाती हैं तो जल्दी खत्म हो जाएगा, क्लासेस बंद हो जाती हैं तो फिर पता नहीं। ओके, क्लासेस का बंद होना, चलते रहना, बढ़ जाना, सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर सारा डिमांड सप्लाई का मामला है। अकॉर्डिंग टू डिमांड सप्लाई विल बी गिवन। पहले ऐसा था जब तुमने एडमिशन लिया उस समय तक 7-8 में बोर्ड क्लास लगेगी, ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि कुछ काउंसलर्स ने बोल दिया कि हाँ बोर्ड क्लास लगेगी, पर वो कहाँ लगनी थी? सविनय में और साफल्य। साफल्य में एक बुक कंप्लीट हो गई मेरी, ठीक है, फर्स्ट बुक इज ओवर नाउ, सेकंड बुक में स्टार्ट कर रहा हूँ और सेकंड बुक में मॉडर्न फिजिक्स पहले ले रहा हूँ, ऑप्टिक्स बाद में लूंगा। तो सेकंड बुक स्टार्ट हो रही है अभी वहाँ पे मेरी क्लास सुबह भी चलती है, सुबह चलती है मंडे और ट्यूसडे को, और शाम को चलती है ही पैटर्न है, वीक में 2 दिन, शाम को चलती है वेडनेसडे और थर्सडे को। शेड्यूल लगा हुआ है नीचे बाहर। तो वहाँ सेकंड बुक चल रही है, 2-2 क्लास ऐसे चलती रही। पहले तो हमने 1 घंटे की क्लास लगाई थी। तो तुम्हारी तरफ से यहाँ से डिमांड आई कि 7-8 बिल्डिंग में भी बोर्ड चाहिए, तो क्लास लग गई आज से। तुम्हारी डिमांड अगर बनी रहेगी तो ये क्लास चलती रहेगी। तुम डिमांड करोगे हमें टेस्ट भी वैसे कराया जाए जैसे टेस्ट होते हैं बाकी रेगुलर, तो वैसे टेस्ट भी हो जाएंगे। अदरवाइज मेरी क्लास में तो मैं क्लास टेस्ट लूंगा ही लूंगा जितने रिक्वायर्ड। उसका पैटर्न क्या रहेगा मैं तुम्हें बता दूंगा टाइम टू टाइम। तो तुम ये समझ लो, दिमाग में बिठा लो, जब तक तुम्हारी डिमांड रहेगी तब तक ये चलेगा। तुम्हें चाहिए बोर्ड तो बोर्ड है, तुम्हें नहीं चाहिए तो नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अप्रॉक्सीमेट वेटेज 8 मार्क्स। तरीका ये होगा, जो भी चैप्टर स्टार्ट होता है उसका सिलेबस, उससे पूरी अवेयरनेस तुम्हारी होनी चाहिए। घर पे जाओगे, जो भी तुम्हारे पास बुक अवेलेबल है या मैटर अवेलेबल है, वहां से तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सिलेबस कॉपी करके अपनी राइटिंग में, कॉपी यानी फोटो कॉपी नहीं, लिख कर, फैमिलियरिटी तब पड़ेगी, पूरा सिलेबस लिख कर कागज लगा दोगे दीवार कि जब भी नजर पड़े जो हेडिंग्स हैं वो तुम्हारी आंख के सामने से निकल जाए। उससे क्या होता है? फैमिलियरिटी बढ़ती। अभी तुम्हारी मेन क्लास में क्या क्या टॉपिक्स चल रहे हैं अलग अलग बताओ, अलग अलग बैचेस होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है और
Photo electronics. SHM, Photo electronics. water physics. ओके, ठीक है। तो तुम ये देखोगे कि जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा जब तुम बोर्ड में वो टॉपिक पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पे अप्रोच इंटायरली डिफरेंट है। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मेरी सारी अप्रोच क्या है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, और मैं सीधे चीजों को लाइफ से लिंक कर देता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में तुम ऑलराउंडर बन जाओगे। वहां पर तुम क्या सीख रहे हो मेन क्लासेस में? ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स सीख रहे हो। मैं शॉर्ट ट्रिक्स तो बताऊंगा पर बहुत कम। मेरी अप्रोच रहेगी फंडामेंटल और लाइफ से लिंक करने की, प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी। तो वो भी तुम सीख जाओगे। तो उन टीचर की स्किल भी तुम्हारे अंदर आ जाएगी, मेरी स्किल भी तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तो तुम जो है दोनों से ज्यादा आगे निकल जाओगे। यू विल बी मोर स्मार्टर। पर डिपेंड्स तुम कितना फोकस बैठते हो, ठीक है। मैंने जो इतने सालों में सीखा, 92 से मेरा हिसाब लगा लो कितने साल हो गए, 22 साल, 2014, 22 साल में कई चीजें आल्टर हुई, मॉडिफिकेशंस हुए। वो सारा कंटेंट तुम्हें क्या मिल रहा, पका पकाया। मेरे सारा एक्सपीरियंस जो भी है वो तुम्हें डायरेक्टली मिल रहा है। तो अब जितना तुम फोकस बैठोगे उतना गेन कर पाओगे। सारा खेल होता है ट्यूनिंग का, रेजोनेंस समझते हो क्या होता है? ये जाना जो हाथ ऊपर करेगा और कॉम्पिटेटिवली बताएगा। हाथ ऊपर करो, कौन बताना चाहता है? बोलो, व्हाट इज रेजोनेंस? ओके, इन्होंने केमिस्ट्री में जो इंजीनियरिंग होती है उसकी बात की। बैठो। और इन्होंने बोला एक की फ्रीक्वेंसी दूसरी की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए। और कोई? मैं तुम्हें ऐसे पूछता हूँ, मान लो तुम्हारा कोई छोटा भाई है जो 4th 5th में पढ़ता है, वो तुमसे आगे पूछता है कि ये रेजोनेंस कहीं मैंने पढ़ा है, ये रेजोनेंस का क्या मतलब होता है भैया समझाओ। अब वो जो 4th 5th में पढ़ता है उसको तुम्हें रेजोनेंस समझाना है, क्या तुम समझा पाओगे इस लैंग्वेज में? जबकि रेजोनेंस जो है इतना इंपॉर्टेंट फिनोमेना है और इतना सिंपल फिनोमेना है कि हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो माइंड में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। हर फिजिकल क्वांटिटी जो हम पढ़ने वाले हैं उसकी एक इमेज है। मैंने बताया ना हमारा दिमाग क्या स्टोर करता है, फोटो स्टोर करता है। तो अगर तुम डेफिनेशन रटने की कोशिश करोगे तो भूल जाओगे और ना तो तुम उसके लिए सही वर्ड्स ढूंढ पाओगे। ये तुमने जो बोला वो रटा हुआ स्टेटमेंट था, दैट वाज, तुमने जो है पूरा रट लिया है उसको तुमने बोला। अगर इमेज होगी तो तुम उसको बेटर एक्सप्लेन कर पाओगे, एग्जांपल्स होंगे तो बेटर एक्सप्लेन कर पाओगे। चलो एग्जांपल बताओ रेजोनेंस। सर एक्चुअली मार्च पास कर रहा है तो उसका जब फ्रीक्वेंसी उसका लेक ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। किसका? फुल का सर। अच्छा, तो उसका बढ़ जाए और जो सोल्जर है उसके फुट स्टेप हाँ फ्रीक्वेंसी से जब मैच हो जाएगा तो ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, फुट की मिल। अच्छा, और कोई? इसी क्या फीलिंग आई है, ये जो एग्जांपल है ना उसे हमें कुछ समझ में आया ऐसा कुछ हो तो 4th क्लास के बच्चे को बताओगे तो उसे लगेगा अरे पुल टूट के गिर जाएगा। बड़ी बात आ गई ना, तो हाँ कुछ बड़ा है, कुछ इम्पोर्टेंट फिनोमेना है। अब बोलो। हाँ हाँ, तो व्हाट इज रेजोनेंस? किसकी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो गई? देखो हमें अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना है, डेवलप करना है, तो रिप्रेजेंटेशन भी सीखना पड़ेगा। तुम बोलो नहीं हमें तो आता है बस हम बता नहीं पाते, हम लिख नहीं पाते, तो ये तुम्हारा ड्रॉबैक है, डेफिशिएंसी। अगर तुम्हें आता है तो तुम्हें बताना भी आना चाहिए। मान लो एस सी वर्मा जी बहुत अच्छी किताब लिख सकते हैं, तो वो खाली किताब लिखने तक लिमिटेड क्यों है? उनकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि क्लास में जाकर जब पढ़ाएं तो हर बच्चा उनसे पढ़ना चाहे।
ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है दुर्भाग्य से, पर ऐसा होना चाहिए, तब मजा है। तो तुम अगर जो कुछ जानते हो उसको तुम्हें डिलीवर करना भी आना चाहिए। तो इसके लिए तुम्हें कोशिश करनी, कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे, कोशिश करोगे, तुम परफेक्शन की तरफ जाते जाओ। तो ऐसे समझो, रेजोनेंस में ऐसे समझो, सोर्स है, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है जिस पे वाइब्रेट कर रहा है, वो कोई ट्यूनिंग फॉर्म हो सकता है। ऐसे समझो एक चिमटा, चिमटे को मैंने ऐसे बजाया तो उसके प्रॉन्ग्स हिलने लगे, सर्टेन फ्रीक्वेंसीज। अगर मैं उस चिमटे को इस बोर्ड पे टच करता हूं, जैसे ट्यूनिंग फॉर्म को बोर्ड पे टच किया, तो वो एनर्जी इस बोर्ड को ट्रांसफर होगी, बोर्ड में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे। तो बोर्ड के वाइब्रेशन की एक फ्रीक्वेंसी है, एक फ्रीक्वेंसी है सोर्स की, एक फ्रीक्वेंसी गिवन ऑब्जेक्ट। अब जब तक मैं इसको टच रखूंगा, बोर्ड किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगा? चिमटे की फ्रीक्वेंसी, फोर्स फ्रीक्वेंसी। मैं जो बोल रहा हूं, स्पीकर का पर्दा किस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है? जो मेरे बोलने की फ्रीक्वेंसी, इट इज फोर्स फ्रीक्वेंसी। ये कंडीशन। अब क्या हुआ, मान लो मैंने जो ये ऑब्जेक्ट लगाया, कोइंसिडेंट ये हुआ कि इसकी फ्रीक्वेंसी और इस बोर्ड की एक जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, हर ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, इस बोर्ड की वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई। अगर फ्रीक्वेंसीज मैच कर गई दोनों की, फोर्स फ्रीक्वेंसी बिकम्स इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ऐसी सिचुएशन में इससे बोर्ड को जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। और एनर्जी का ट्रांसफर अगर मैक्सिमम हो गया तो बोर्ड अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर वाइब्रेट करने लगेगा, एंड दिस विल बी कॉल्ड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। कूलर में पंखे के घूमने के आरपीएम फ्रीक्वेंसी, जब कूलर का पानी खाली होने लगता है तो उसकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एक कंडीशन ऐसी आती है कि कूलर की बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी पंखे के घूमने की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है, तो पंखे की मैक्सिमम एनर्जी कूलर की बॉडी को ट्रांसफर होने लगती है, तो पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है, कूलर आवाज करने लगता है, दर 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 दर। अब तुम क्या करते हो, या तो पानी भरते हो या फैन की स्पीड एडजस्ट करते हो, जिससे दोनों की फ्रीक्वेंसी में मिसमैच हो जाए और बॉडी को एनर्जी का ट्रांसफर रुक जाए। तो दिस इज एग्जांपल्स ऑफ रेजोनेंस। ये मैकेनिकल रेजोनेंस हुआ। जब तुम इलेक्ट्रिसिटी में जाओगे, रेडियो पर तुमने ट्यून किया 92.7 मेगाहर्ट्ज, तो तुमने क्या किया? रेजोनेंस। कैसे? ब्रॉडकास्टेड वेव्स हैं अलग-अलग, 92.7 भी मौजूद है, 94.3 भी है, 95 भी है, और रेडियो का सर्किट एलसीआर सर्किट, तुमने उसको ऐसे ट्यूनिंग की कैपेसिटी ऐसे उसकी रखी कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी है 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एलसी, एक फार्मूला हम आगे पढ़ेंगे, C is capacitance, L is inductance, वो किससे मैच हो गई? वो हो गई 92.7 मेगाहर्ट्ज। तब क्या होगा? 92.7 मेगाहर्ट्ज वाली वेव रेडियो को अपनी मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर कर देगी। तो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर करेगी तो उसमें करंट हो जाएगी मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम हो जाएगी तो रेडियो तेज आवाज में बजना शुरू कर देगा, गाना तेज आवाज में बजने लगेगा, और इसके आसपास ट्यून करोगे तो कोई आवाज नहीं आएगी, सू सू ऐसा है। तो ये है रेजोनेंस। अब इसको यहां कैसे लिंक करें? अगर तुम पूरे टाइम रेजोनेंस में पढ़ रहे हो, रेजोनेंस में नहीं, रेजोनेंस में पढ़ रहे हो, कैसे? मेरे पढ़ाने की फ्रीक्वेंसी और तुम्हारे में हो गया ट्रांसमीटर, मैंने एक वेव ब्रॉडकास्ट की, एक कंसेप्ट समझाया, और तुम और रिसीवर तुम उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड हो, जैसे कि रेडियो, तो वो कंसेप्ट तुम्हें सबसे अच्छा मैक्सिमम समझ में आएगा, यानी उसका मैक्सिमम आउटपुट तुमको मिलेगा। पर अगर तुम ट्यून्ड नहीं हो, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी आसपास की है, तो ऐसी सिचुएशन में तुम्हारे ऊपर से निकल जाएगा, साइड से निकल जाएगा, इधर से निकल जाएगा, अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की नहीं बनेगी। यही कारण है कि टीचर सेम, क्लास सेम, स्टूडेंट्स डिफरेंट, सबकी ट्यूनिंग का लेवल अलग अलग। किसी ने 92.7 किया, किसी ने 92.6 किया, किसी ने 92.8 किया है,
तो 92.7 वाले को तो मैक्सिमम समझ में आएगा, पर 92.6 वाले को और 8 वाले को कम समझ में आएगा। यही कारण है कि फिर एग्जाम में परफॉर्म करते वक्त वेरिएशन आ जाता है। तो तुम्हें क्या कोशिश करनी है, पूरा फोकस रहो, पूरा ट्यून रहो। एक एक बात, एक भी शब्द फालतू नहीं बोलूंगा मैं क्लास में। कोई भी बात बोल रहा हूं, अगर मैं कोई कहानी भी बता रहा हूं तो वो जुड़ी हुई है, लिंक्ड है। मुझे पता है वो कहां कैसे तुम्हारे काम आने वाला है। फैक्ट, कोई भी फैक्ट मैंने तुम्हें बताया अगर क्लास में, तो कहां कैसे काम आएगा मुझे पता है। जहां तुम हो वहां से तुम नहीं देख पा रहे हो कहां कैसे काम आएगा, जहां मैं हूं वहां से मैं देख पा रहा हूं कि ये तुम्हारे लिए किस तरह से कब हेल्पफुल होगा। तो तुम्हें क्या करना है, फुली फोकस रहना है। कुछ भी चीज फालतू नहीं बोलने वाला मैं क्लास में। इसका मतलब एक एक वर्ड सुनना है, जो भी बोर्ड पे लिखूंगा एक एक वर्ड लिखना है, चाहे तुम्हें आता हो चाहे तुम्हें नहीं आता हो। अगर क्लास में बैठे हो तो रूल है कि तुम्हें एक एक वर्ड लिखना है, और अगर तुम्हें नहीं लिखना है तो तुम्हें क्लास में नहीं बैठना, ये भी रूल है। अगर तुम यहाँ बैठकर नहीं लिख रहे हो तो मैं तुम्हें भेज दूंगा क्लास से बाहर, या तुमको लगता है कि नहीं पता नहीं तो फालतू बातें कर रहे, पता नहीं कैसा पढ़ाएंगे क्या है, इससे मेरा जरा सा भी डाउट है कि मैं फिजिक्स सीख पाऊंगा नहीं सीख पाऊंगा, मेरे बोर्ड में अच्छे नंबर आ पाएंगे इनसे पढ़कर नहीं आ पाएंगे, जरा सा भी डाउट है अगली क्लास में मत आना। जहां डाउट होगा वहां पे रेजोनेंस नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी, एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा, मेरी एनर्जी भी वेस्ट होगी। अगर ऐसा कोई भी बच्चा यहाँ पर बैठा रहेगा जो मुझसे ट्यून्ड नहीं है, वो कुछ और काम कर रहा है, कुछ और बातों में लगा हुआ है, तो मेरा ध्यान पड़ेगा तो बाकी लोगों को जो एनर्जी जानी थी वो कम हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि क्लास में ऐसा कोई भी बच्चा बैठे जो ट्यून्ड नहीं है। तो जिसको जरा सा भी डाउट है वो मत आए। क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वेटेज 8 मार्क्स। तुमको मैंने बोला कि सिलेबस तुम्हें क्या करना है, लिखना है, मतलब लिखना है। टाइम कितना, मैं तुम्हें कभी भी ऐसा कोई होमवर्क नहीं दूंगा जो रोज के 15 मिनट से ज्यादा, और अगर तुम 15 मिनट नहीं लगा सकते हो रोज तो कल से क्लास में 15। ये रिक्वायरमेंट है, सिर्फ और सिर्फ रोज 15 मिनट अदर देन दिस क्लास। तो कुल मिला के सप्ताह में कितना टाइम, 3 घंटा, 15 मिनट रोज के 7 दिन, यानी कि संडे ऑफ है, 7 into 15 बस। इतनी फिजिक्स की पढ़ाई कर लो, बोर्ड में गारंटी मेरे से लिखवा के ले लो 90% मार्क्स एटलीस्ट। 10% सर्कमस्टांसेस है, डिपेंड्स तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड उस समय क्या रहता है, तुम्हारा हेल्थ का लेवल क्या रहता है। हेल्थ भी बहुत जरूरी है, हेल्थ पे बात करेंगे बीच में, हाउ टू मेंटेन हेल्थ। और तुम्हें अगर इंटरेस्ट है तो हमने कुछ क्लासेस डिलीवर किए हैं फिजिक्स लैब में, हम कुछ क्लासेस लगाते हैं, स्किल डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। उसमें मैंने मैग्नेटोथेरेपी पे अभी एक लेक्चर दिया, और एक रूटीन क्या होना चाहिए तुम्हारा सुबह से लेकर शाम तक, किस तरह से कब पढ़ाई करना है, कब रिवीजन करना है, कब नहीं पढ़ाई करनी है, कब आगे के लिए प्रिपरेशन करनी है, कैसे खाना है, कैसे बैठना है, कैसे सोना है, सही तरीका नहाने का क्या है, वगैरह वगैरह, वो सब उसमें डिस्कस किया है। तो तुम चाहो तो वो लेक्चर वहां जाकर देख सकते हो, और नेट पर भी अवेलेबल है। ये जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया फर्स्ट बुक पूरी, और जो तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ, ये सारे लेक्चर्स नेट पर, मेरा चैनल है उसमें मैंने अपलोड कर दिए हैं। यूट्यूब पर तुम देख सकते हो, यूट्यूब पे अगर तुम टाइप करोगे वीडियो लेक्चर्स बाय विवेक कंपड़िया तो सारे लेक्चर्स आ जाएंगे। करीब 50 से ज्यादा लेक्चर्स अभी तक हैं अपलोडेड उस पे। एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट वाले भी आ जाएंगे, तो वहां पर वो सब अवेलेबल है। फिर वो जो चैनल है, अगर तुम उसको सब्सक्राइब कर देते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो, तो जैसे मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करूंगा तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन आ जाएगी तुम्हारे मेल आईडी पे, ऐसा हो। तो अगर कोई लोग यूज कर रहे हैं नेट, तो नेट का सही फायदा होगा, नेट का सही यूज ये है तुम्हारे लिए। अगर तुम कुछ और को सर्फिंग करते हो नेट पे, और किसी कम में चैटिंग वगैरह करते हो, सब वो यूजलेस है, वो डाइवर्जन है। सही फायदा ही है। उसमें मैं शीट्स वगैरह भी अपलोड करता रहता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीआरएस डेली रिवीजन शीट वगैरह वगैरह, यहाँ पर कोशिश करेंगे लगाएंगे। ये डिपेंड करेगा कि तुम्हारा डिवोशन कितना है, तुम कितना इंटरेस्ट लेते हो, और तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से चीजें और बेहतर होती चली जाएगी। मान लो मैंने फर्स्ट डे, जैसे आज कुछ पढ़ाया, कल मैंने लगाई DRS 1, DRS का फुल फॉर्म डेली रिवीजन शीट। DRS 1 में कुछ क्वेश्चन थे, मैंने कहा कि
वहां पर नोटिस बोर्ड पर क्वेश्चन देख लेना, उसमें कुछ अनफैमिलियर लग रहा है तो डिस्कस करना क्लास में। तुमने वो क्वेश्चन देखे नोटिस बोर्ड पर, और उसमें हम क्या करेंगे, नोटिस बोर्ड पर भीड़ नहीं लगे उसके लिए तरीका लगाया। मैं तुमको बोला कि ये फोन नंबर नोट कर लो, और क्या करो, अगर तुम व्हाट्सएप यूज करते हो, अगर तुम हाइक मैसेंजर यूज करते हो, तो इसमें मैसेज करना और लिखना सत्यार्थ और लिख देना, जैसे उस ग्रुप में मिसमैच नहीं। पहले मेरे ग्रुप बने हुए ऑलरेडी, वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इस ग्रुप में अलग से मैं तुम्हें अलग ग्रुप बनाकर ऐड करूंगा, सत्यार्थ वाला ग्रुप रहेगा, और उसमें भी वो फ्लोट कर दूंगा। तो जिन बच्चों के पास ये सुविधा है वो तो सीधे अपने फोन पर देख लेंगे, तो वहां नोटिस बोर्ड पर भीड़ कम हो जाएगी, ये ऑब्जेक्टिव है। बाकी लोग नोटिस बोर्ड पर देखेंगे जिनके पास सुविधा नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। नेट नहीं यूज कर रहे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा डाइवर्जन कम है, तो तुम जो है नोटिस बोर्ड पर उसको देखकर कंप्लीट करो। जो भी अनफैमिलियर लगता है क्लास में डिस्कस करो, उससे क्या होगा, कांसेप्ट्स रिफाइन होते चले जाएंगे, हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगी। टाइम कुछ नहीं लगना है, तुम्हें मान के चलो, बहुत फास्ट चलेगा और साइंटिफिक वे में जाएंगे। मान लो मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चन दिए, वो फिल इन द ब्लैंक है, तुम्हारे दिमाग में सवाल आया, बोर्ड में फिल इन द ब्लैंक आते हैं क्या? फिल इन द ब्लैंक तो नहीं आते, तो ये फिल इन द ब्लैंक करूंगा तो मुझे क्या फायदा होने वाला है? ये क्वेश्चन आ गया तो अब वो तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाने वाला है। डॉक्टर ने कोई दवाई दी, तुम्हारे दिमाग में शक आ गया, ये दवाई मुझे फायदा करेगी या नहीं करेगी, ये दवाई मेरी बीमारी ठीक करेगी नहीं करेगी, तो अब डेफिनेट है वो दवाई तुम्हारे लिए किसी काम की नहीं। मुझे तय करना है कि कैसे मुझे तुम्हारी प्रिपरेशन करानी है। मुझे पता है फिल इन द ब्लैंक तुम्हारे किस तरह से क्या काम आएगा। अगर मैं फिल इन द ब्लैंक दे रहा हूं, तुम्हें इसमें कुछ नहीं सोचना है, मिलिट्री रूल की तरह चलना है, जो बोल दिया बस वो फॉलो करना है। वो मेरी जिम्मेदारी है कि उससे क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होना है, वो मुझे सोचना है। वो सारी चिंता मेरी, तुम चिंता छोड़ दो, तुम्हें कोई चिंता इस तरह की नहीं करनी है। तुम्हें सिर्फ एक अच्छे फॉलोअर बनना है। जब तुम आज एक अच्छे फॉलोअर बनोगे तो आने वाले टाइम में तुम एक अच्छे लीडर बनोगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम 4 हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे। पहला पार्ट है चार्ज एंड फोर्स। कुछ चीजों में एनसीईआरटी से सीक्वेंस थोड़ा सा डिफरेंट होगा मैं, जिसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा जरूरी होता है। दूसरा हिस्सा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तीसरा हिस्सा हम पढ़ेंगे गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। चौथा हिस्सा हम पढ़ेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर इसी का पार्ट है, कैपेसिटर अलग से चैप्टर नहीं बोर्ड। तो ये 4 हिस्सों में हम पढ़ेंगे। तो 4 तो टॉपिक टेस्ट होंगे तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ये जो 4 हिस्से हैं, जैसे एक टॉपिक कंप्लीट होगा उसका एक टॉपिक टेस्ट होगा। कोई 20 मिनट का होगा, कोई आधे घंटे का होगा, मैं बता दूं। फिर फाइनली जब यूनिट खत्म हो जाएगी तो यूनिट टेस्ट होगा पूरे 1 घंटे का। शुरू में अभी हमारी स्पीड स्लो रहेगी, नो डाउट स्लो रहेगी। तुम नए हो, मैं तुम्हारे लिए नया हूं, तो तुम्हारे रिस्पॉन्स के हिसाब से मैं फिर स्पीड को मॉडरेट करते हुए हाई पर ले जाऊंगा। बाद में तुम देखोगे स्पीड बढ़ जाएगी, काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम फैमिलियर हो चुके होंगे। तो बाद में टाइम कम लगेगा, शुरू में अभी टाइम ज्यादा लगेगा, और ऐसा होना भी चाहिए, इट इज नेचुरल। तो सबसे पहले अगर बात करें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो डेफिनेशन आती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, वो दिमाग में क्लियर होना चाहिए। हेडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सब हेडिंग देखोगे इसकी डेफिनेशन, बिना सोचे लिखते जाओ पूरा, क्या तुम्हारे काम का नहीं काम का वो मैं तय करूंगा। देखोगे it is that branch of physics which deals with stationary state of charge. It is that branch of physics which deals with stationary state of charge. अब जब तुम 15 मिनट में रिवाइज करोगे आज का कंटेंट, तो इसको हाईलाइट नहीं करोगे, क्योंकि ये तो सब जानते हो तुम लोग, ये फैमिलियर कंटेंट है। स्टेशनरी स्टेट ऑफ चार्ज ऐसे पूछने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इस बात को भी समझ लो। जब मैंने बोला तुमने ध्यान से सुना, उसका मतलब पकड़ो, शब्दों को मत पकड़ो। शब्द तुम अपने आप बना सकते हो खुद के, तुम्हारी मर्जी। तुम स्टेशनरी स्टेट ऑफ चार्ज लिखो, स्टेडी स्टेट ऑफ चार्ज लिखो, और किसी और तरीके से इसको लिख दो। मतलब पकड़ो, उसका मतलब क्या है, भावार्थ।
अब ये बताओ फंडामेंटल लॉ क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का? सब हेडिंग फंडामेंटल लॉ। हाथ ऊपर करो, बताने का तरीका। जो भी तुम में से कोई कुछ बोलना चाहता है अपनी जगह हाथ ऊपर कर दो। तो व्हाट इज फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? रेज योर हैंड, बोलो। दिस इज नॉट फंडामेंटल लॉ, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बोलो। Electrons cannot be subdivided into the lagging points. We just need one. ये भी फंडामेंटल लॉ नहीं है, बैठो। बोलो। ये फंडामेंटल लॉ। हाँ, लोगों से बैठो। देखोगे, like charges repel, unlike charges attract each other. इसे कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कि जो लाइक नेचर के चार्ज है वो तो रिपेल करेंगे, जो अनलाइक चार्जेस है वो अट्रैक्ट करेंगे। अब ये जो नॉलेज हमें मिली, ये एक कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट को हमने डे टू डे लाइफ में कहां-कहां इस्तेमाल किया? क्या तुम बता सकते हो कि इस नॉलेज का प्रैक्टिकल यूज क्या है? लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इसको हम डे टू डे लाइफ में कहां यूज करें? बोलो। वो हम किस तरह से उसका फायदा उठा सकते हैं? Is it useful for us? मतलब एप्लीकेशन, अगर मैं कह रहा हूँ कोई एप्लीकेशन का मतलब it is useful for mankind, हम उसका कुछ फायदा ले रहे हैं। Okay, it is example, but it is not an application. Application बनाओ कोई से। Sir, ये अर्थिंग इज an पढ़ने पर बैलून चिपकाए दीवार पर, वी यूटिलाइज फंडामेंटल लॉ। बैलून को रब किया, चार्ज हो गया, बैलून पे आता है नेगेटिव चार्ज रबर का है, दीवार के पास ले गए, दीवार में जो नेगेटिव चार्ज था रिपेल होकर दूर चले गया, नियर बाय सरफेस पर क्या बचा? पॉजिटिव। अब वो पॉजिटिव और बैलून का नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बैलून चिपक गया। दिस इज फंडामेंटल लॉ, यूज ऑफ फंडामेंटल लॉ। और कहाँ यूज किया? फोटोकॉपी कैसे होती है जानते हो? क्या ऑब्जर्वेशन है तुम्हारा? कागज रखते हैं, एक लाइट चमकती है और एक कागज निकल के आता है, कुछ आवाजें होती है, रोलर्स घूमते हैं गरड़ गरड़, और एक कागज निकल के आता है जो गरम गरम। तो क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो अंदर क्या प्रोसेस हुआ और उसमें ये फंडामेंटल लॉ कैसे लगा? एनी वन ऑफ यू? तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारी लाइफ से जुड़ जाती है और सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट तभी डेवलप होगा जब हम कुछ ऐसी जानकारी ले रहे हैं जो हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है, आगे पूरी जिंदगी काम आने वाली नॉलेज है। तुम अगर ऐसी चीजें पढ़ाते तुमको जो कभी काम नहीं आने वाली, सिर्फ एग्जाम तक लिमिटेड है, खाली नंबर दिलाने के काम की, तो ऐसी सिचुएशन पे उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत मुश्किल काम है। और अगर वो लाइट से लिंक है तो अपने आप इंटरेस्ट करता होगा। तुमने क्या किया? पेपर ऊपर रखा, एक लाइट पड़ी उस पर, पेपर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस नीचे जाती, नीचे लगा होता है एक सेंसर, फोटो डायोड लाइन बाय लाइन स्कैन करता है। ये पेज था जो तुमने ऊपर रखा था जिसकी फोटोकॉपी करनी थी, इस पे था लेटर ए छपा हुआ। सपोज लाइट की जो लाइन है उससे इसकी स्कैनिंग हुई और उससे स्कैनिंग से क्या बनेंगे? डिजिटल कोड, बाइनरी कोड। बाइनरी मतलब 0 एंड 1 की स्ट्रिंग, बिट स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्कैनिंग हुई, कहीं पर कोई वर्ड नहीं छपा हुआ है, बिट स्ट्रिंग बनी 0 0 0 0। जब यहाँ स्कैनिंग हुई, यहाँ पे वर्ड छपा हुआ है, बिट स्ट्रिंग बनी 0 0 1 0 0। पिक्सल समझते हो कैमरा में लोग? पिक्सल, दीज आर पिक्सेल्स। लाइन जितनी पास होंगी, एक लाइन में जितने डॉट्स होंगे, पिक्सल उतने ही ज्यादा, और उतनी ज्यादा फाइन डिटेल हमें पता चलेगी इमेज। तो ऐसे स्कैनिंग होकर ये पूरा डेटा किसमें बदल जाएगा? डिजिटल डेटा जाएगा उसके प्रिंटिंग सेक्शन में। वहां पर जो प्रिंटर है वो प्रिंटर इस इमेज को डिजिटल फॉर्म में रोलर को ट्रांसफर कर देगा। रोलर वहां से चार्ज हो जाएगा पॉजिटिवली। अब एक ब्लैंक पेपर ट्रे से उठकर आएगा मैकेनिकली, उस रोलर पर घूमेगा और उसकी वजह से रोलर का जो चार्ज है
इंडक्शन के कारण ट्रांसफर हो जाएगा पेपर पे। पेपर कैसा है? इंसुलेटर। इंसुलेटर पे चार्ज आता है लोकली। ये कैसे कंसेप्ट आया कि इंसुलेटर को जो भी चार्ज दोगे लोकली जाएगा, जहां दोगे वहीं रहेगा, पूरे पर एक समान रूप से नहीं फैलेगा। बैलून को तुमने इधर से घिसा था, घुमाकर चिपकाने की कोशिश करो, चिपकेगा? मतलब चार्ज कैसे गया? लोकली। तो पेपर वहां से चार्ज हो गया जहां जहां उस पर इमेज बननी है। मान लो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब इस पेपर को एक दूसरे ड्रम से गुजारा जाता है जिसपे टोनर पार्टिकल, वो जो इंक होती है ब्लैक पाउडर फॉर्म में, कई बार तुमने देखा होगा फोटोकॉपी मशीन वाले को इंक भरते हुए, तो वो जो पाउडर फॉर्म में इंक है वो नेगेटिवली चार्ज होती है और ड्रम पे लगी रहती है। अब ड्रम पर ये कागज घूमेगा तो नेगेटिवली चार्ज इंक कहां चिपकेगी? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, वहां जहां पॉजिटिवली चार्ज इंक चिपक गई। अभी ये परमानेंट नहीं है। कई बार तुमने ऑब्जर्व किया हो तो कई बार कागज फंस जाता है मशीन में, मशीन वाला कागज को निकालकर कपड़े से झाड़ के साफ कर देता है, रीयूज कर देता है, क्योंकि इंक परमानेंट नहीं होती। हीटिंग यूनिट से पहले अगर कागज फंसता है, इसके बाद इस पेपर को हीटिंग यूनिट से गुजारा जाता है जहां पर इंक मेल्ट होकर परमानेंट हो जाती है, इसलिए कागज गर्म होकर निकलता है। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ जिसमें हमने फंडामेंटल लॉ को यूज किया, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ओके, ऐसे कई और एग्जांपल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है जो चिमनी में लगा हुआ है, थर्मल की चिमनी में फ्लाई ऐश इकट्ठा करने के लिए। जब तुम अम्यूजमेंट पार्क में जाते हो, वहां पे वाटेग्राफ जनरेटर लगाते हैं, उस पे तुम हाथ रखते हो तो तुम्हारे सर के बाद स्ट्रीक फॉर्म में स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, तुम्हारा मनोरंजन होता है इसको देखकर। तो इसमें भी क्या है? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, क्योंकि उसका पोटेंशियल हाई होता है। तो ये सब मैं डिस्क्राइब करते हुए आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टडी में। बोर्ड क्लास बिल्कुल टाइम पर चला करेंगी, तुम्हें बिल्कुल टाइम पर आना है, बिल्कुल टाइम पर जाना है। जो टॉलरेंस है वो है खाली ±5 मिनट्स, 1 घंटे। 5 मिनट बाद आओगे तो भी परेशानी है, और मैं 5 मिनट से ज्यादा इधर उधर नहीं करूंगा। थैंक यू।